नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और हमारे सभी मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, विनोद जी, विजय जी, सुमीर जी, बहुत स्वागत आपका। आज हम एपिक स्टोरी पर बात करने जा रहे हैं। सर, पहली स्टोरी ही एपिक स्टोरी है। हाँ, एपिक है, ऐतिहासिक है। एपिक स्टोरी वाकई में एपिक है। एपिक यानी कि एक तो ऐतिहासिक और एक, जरा मैं फुल फॉर्म बता दूं एपिक का, जिस पर हम एक्चुअल में बात करने जा रही हैं। इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि एपिक नंबर। एपिक नंबर को लेकर बिहार में नया घमासान छिड़ गया है। बिहार में वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं होने के दावे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव घिर गए हैं। तेजस्वी यादव पर फर्जी वोटर लिस्ट बनाने का आरोप लगाया गया और चुनाव आयोग ने पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव ने कल दावा किया था कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है। चुनाव आयोग ने जब वोटर लिस्ट जारी की और ये बताया कि तेजस्वी का नाम नहीं कटा, तो उन्होंने फिर एक आरोप लगाया, फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बार उन्होंने ये बताया कि उनका एपिक नंबर बदल दिया गया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के इस आरोप को भी खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि तेजस्वी ने अपने वोटर कार्ड के साथ जो एपिक नंबर जारी किया, दरअसल उसका कोई रिकॉर्ड तो इलेक्शन कमीशन के पास है ही नहीं। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में तेजस्वी का जो एपिक नंबर जारी किया, उसी नंबर को तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने हलफनामे में दर्ज किया था। तो तेजस्वी यादव ने पहले आरोप ये लगाया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। उसका खंडन हुआ तो फिर एक नया आरोप लगाया गया कि उनका एपिक नंबर बदल दिया गया। और जो एपिक नंबर उन्होंने बताया, आप खुद उनके मुंह से सुन लीजिए क्या एपिक नंबर था, क्या आरोप था और फिर उसका स्पष्टीकरण इलेक्शन कमीशन की ओर से क्या आया। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120 इस डालो। What does it mean? हाँ भाई, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। बूथ संख्या क्या है आपका? नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा। ईपीआईसी नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है? वोटर वाला होता है। तो आज हम ईपीआईसी नंबर ऑनलाइन चेक कर रहे थे तो उसमें तेजस्वी का वोटर लिस्ट से नाम नहीं। अभी हंगामा हो रहा है। फिर जब हंगामा होने लगा तो चुनाव आयोग कहती नहीं, नाम है, लेकिन जो मेरा ईपीआईसी नंबर है वो ईपीआईसी नंबर नहीं है, दूसरा ईपीआईसी नंबर हो गया। ईपीआईसी नंबर बदलता नहीं है। ईपीआईसी नंबर तभी बदलता है जब आप अपना नाम कटवा करके दूसरे राज्य में अगर जुड़वाइएगा अपना नाम वोटर लिस्ट में, तब जाकर के ईपीआईसी नंबर जो है बदलता है। अब देखिए, बम फोड़ने की बात तो राहुल गांधी ने कही थी, लेकिन बम फोड़ने का काम किया तेजस्वी यादव ने। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा बम फोड़ा कि यह बम ही फुस निकला, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो यह कह दिया कि जिस एपिक नंबर की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, दरअसल वो एपिक नंबर तो है ही नहीं। उनके पास कहीं भी किसी भी डिटेल में नहीं है ये एपिक नंबर। अब इस मुद्दे को हाथों हाथ बीजेपी ने दपक लिया। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि दो वोटर आईडी कार्ड है क्या तेजस्वी यादव के पास? दो एपिक नंबर कहां से आए? इस बात की जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा जो एपिक नंबर डालने से तेजस्वी यादव जी का यह पूरा का पूरा पर्ची सामने निकल कर आता है और 416 क्रमांक पे वह वोटर लिस्ट पे मौजूद है, वह एपिक नंबर वही एपिक नंबर है जो उन्होंने 2020 के अपने हलफनामे में, नॉमिनेशन के अपने एफिडेविट में डाला था और उसी एपिक नंबर के आधार पर
2020 का पिछला विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और वो एपिक नंबर है, मैं पढ़ देता हूं, RAB 04562228। क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड थे? क्या तेजस्वी यादव जी के पास, मैं कैमरे में नजर मिलाकर, मुझे पता है तेजस्वी जी आप टीवी देख रहे हैं और मुझे यह भी पता है बगल में राहुल गांधी जी बैठे होंगे एटम बॉम्ब लिए हुए, आप दोनों बैठे हुए हैं, मैं दोनों से निगाह मिला के पूछ रहा हूं, क्या तेजस्वी यादव जी आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? अब देखिए, ये आरोप लगा कि वोटर लिस्ट में नाम कट गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नाम देख लीजिए है और सारी डिटेल के साथ है। फिर उन्होंने कहा कि एपिक नंबर चेंज कर दिया गया। तो चुनाव आयोग की तरफ से हर्षवर्धन जी ये कहा गया कि एपिक नंबर भी वो गलत बता रहे हैं। अब है क्या तेजस्वी यादव ने फिर एक गलती कर दी? देखिए, मुझे सचमुच चिंता से कहना पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव पिछले कुछ समय से अपनी तरफ वाली राजनीति नहीं कर रहे हैं जो 2020 में वो कर रहे थे। 2020 में लाख कांग्रेस की पुशिंग के बावजूद, राहुल गांधी की कोशिश के बावजूद वो अपनी राजनीति कर रहे थे और वो बार बार कहते थे कि हमारे लिए बिहार का नौजवान है। वो ये भी कोशिश करते थे कि लालू जी वाली छाया न पड़े। अब तो खैर उसको बड़े दूसरे तरीके से वो प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जरा इसमें सोचिए, 2020 में तेजस्वी यादव जिस पर चुनाव लड़े, बाद में उप मुख्यमंत्री भी कुछ समय के लिए रहे। सवाल यह है कि नहीं, पहले रहे थे, उसके पहले थे वो, तो जिस स्थिति में वो चुनाव लड़े, 20 वाले भी बाद में भी रहे। अच्छा, उसमें भी रहे। हाँ, देखिए 2 बार रहे। तो बिहार बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट है भाई। तो इतना कंफ्यूजिंग है कि उनके पास 2-2 एपिक कार्ड है। एपिक है, इतना कंफ्यूजिंग है कि उनके पास 2-2 एपिक कार्ड है। यानी इसका मतलब ये कि मतदाता सूची में उनका 2 जगह नाम है। कई बार ये हो जाता है, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई पहली बार हुआ है, बहुत सी जगह होता होगा, बहुत सी जगह हो ही जाता है। लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी यादव के कद का व्यक्ति बिना कुछ जाने, बिना कोई पड़ताल के इस तरह से लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करेगा। और वहां के डीएम जो हैं, वो त्यागराज एसएम शायद उनका नाम है, तो उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा भाई हमने तो तेजस्वी जी का नाम देखा जो मतदाता सूची बनी थी जिस पर वो चुनाव लड़े थे और बाद में विधायक और उप मुख्यमंत्री बने। तो जब अगर उसमें नाम है तो फिर हम दूसरा कहां से कार्ड खोजें? तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो नंबर कहीं अस्तित्व में नहीं है और या वो नंबर दूसरा मतदाता पहचान पत्र है। तो अब तो इसका कोई मतलब वैसे जुगाड़ नहीं है। नहीं तो ये भी पता करना चाहिए कि क्या उनके दोनों मतदाता पहचान पत्र पर 2020 में वोट पड़ा है, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव हड़बड़ी में ऐसी गड़बड़ी कर बैठे हैं जिसमें वो फंस गए हैं, जो चुनाव आयोग को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि चाहे कुत्ते के नाम से निवास प्रमाण पत्र बनवाना हो, उसमें भी कोई राष्ट्रीय जनता दल के नेता का नाम आया। इसका मतलब यह हुआ कि यह साजिशन, इरादतन, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत सबसे जरूरी एक्सरसाइज को मैं बार बार कहता हूं, भाई ये गलती हो सकती है, सारी पार्टियां मिलकर इसको ठीक करें, इसमें लड़ाई क्यों कर रहे हैं, ये समझ में ना आने वाली बात। तो मुझे लगता है तेजस्वी जी थोड़ा सा बैकफुट पे है। बैकफुट पे। विनोद जी, 2-2 नंबर कैसे हो सकते हैं? और अगर मान लीजिए 2 नंबर गलती से हो भी गए तो जो इस वक्त बीजेपी कह रही है कि आप चेक करवाइए, नाम कटने का दावा तो फेक था ही, ये चेक करवा लीजिए कहीं 2-2 वोटर आईडी कार्ड तो नहीं है। उन्होंने हाथों हाथ लपक लिया पूरे मामले को। जैसे हर्षवर्धन जी भी कह रहे हैं, मैं भी मानता हूँ कि कई बार 2 जगह नाम हो सकता है। मतलब कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं कि किसी का 2 जगह। एक बार वसुंधरा राजे का जो है 2 जगह नाम था, बाद में उन्होंने ये कटवाया जब वो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही थी, विजय जी को पता होगा। तो इस तरह, लेकिन सवाल ये, एक बड़े नेता जो है जांच पड़ताल करने के बाद कोशिश ये करते हैं उनका नाम एक ही जगह रहे और दूसरी जगह हो तो कटवा देते हैं। अब चुनाव आयोग का जो एपिक नंबर दिया तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जिसके आधार पर जांच की जिसमें उनका नाम नहीं मिला, चुनाव आयोग कह रहा है कि वो एपिक नंबर उनके रिकॉर्ड में ही नहीं है। जब रिकॉर्ड में ही नहीं है तो दूसरा कार्ड तो नहीं जारी हुआ होगा। अगर दूसरा कार्ड जारी होता तो 2 नंबर भी रिकॉर्ड में होता, दोनों जगह तेजस्वी का नाम होता। तो फिर तेजस्वी यादव ये एपिक नंबर कहां से लेकर आए जो वो खुद पढ़ के पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे? तेजस्वी जी बताएंगे कहां से लेके आए, लेकिन हाँ वो तो वही बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकता। हम यहाँ चारों में से कोई नहीं बता सकता कहां से लेके आए। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको सोच समझ के करनी चाहिए। और जैसा वो
राष्ट्रीय जनता दल के नहीं, महागठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं बिहार में। जी। और वो अगर कोई बात करेंगे तो उसका असर, उसकी छाया, उसका प्रभाव पूरे महागठबंधन पर पड़ेगा। इसलिए अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरा वोट कट गया, चुनाव आयोग ने दिखा दिया कि आपका वोट है, फिर एपिक नंबर आपने जो बताया वो गलत निकला, उनका दूसरा एपिक नंबर है, तो इन सब चीज़ों की सफाई तेजस्वी जी को देनी चाहिए और तेजस्वी जी को बहुत सोच समझकर सारी जांच पड़ताल के बाद कोई बात सार्वजनिक करनी चाहिए। भाई चुनाव आयोग को आप कटघरे में खड़ा करने के लिए जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। जहां वाकई गलती हो, जहां कोई जेन्युइन गलती हुई हो, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मर गया, मृतक में दिखा दिया गया और जिंदा हो और वो सारा पुख्ता सबूत हो, तो आप उसको सार्वजनिक करिए। तो ये बजाय हड़बड़ी में करने के चीज़ों को, और ये बात सही है, देखिए चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की बजाय राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि अगर कोई गलती हो रही है ग्राउंड लेवल पर तो उसको दुरुस्त करने में मदद करें। वो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, बजाय ये कि आप वो गलती पकड़ करके या गलती बना करके आप उसके कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करें। बेहतर ये हो कि आप कोशिश करें कि चुनाव आयोग, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है SIR, उसमें तमाम सारे कर्मचारी इन्वॉल्व हैं, किसी लेवल पे हो सकता है ह्यूमन मिस्टेक भी हो सकती है, ह्यूमन एरर भी हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल ठीक बात नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी का इंटेंशन भी हो सकता है, कहीं पर ऐसा भी होता है। आयोग की बात नहीं कर रहा हूँ, कई बार होता है, मतलब ये व्यक्तिगत इंटेंशन किसी का हो सकता है। जैसे व्यक्तिगत इंटेंशन अभी तेजस्वी यादव का लग रहा है कि वो बस इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। कटघरे में खड़ा करने के बजाय आप उसको बेहतर ठीक करें, उसके बाद अगर चुनाव आयोग आपकी सुनवाई न करे, अगर चुनाव आयोग में आपने चीजें दी कि भाई ये गलत है इसको ठीक करिए और फिर ना करे, तब आप पब्लिक में आइए। कल एक मित्र ने बड़ा एक मासूम सा सवाल पूछा फोन करके शो के बाद ही। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ कि ये क्या चुनाव आयोग का कोई हर जिले में ऑफिस होता है? तो मैंने कहा कोई ऑफिस नहीं होता है, तो सिर्फ नेशनल इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट में डीएम का ऑफिस ही उसी ऑफिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सवाल यह है कि अगर वही मशीनरी है तो चुनाव आयोग कैसे डिक्टेट कर सकता है? पटना में या मुजफ्फरपुर में या सीतामढ़ी में, मतलब किसी भी जगह पर जाकर वो कैसे, सीवान में जाकर कैसे वोटर सारे बदल देगा? उसका कोई तंत्र नहीं है। और जो दूसरा हिस्सा है वो बीएलए का, वो राजनीतिक दलों का तंत्र है। इसी में एक बात, वो चूंकि राज्य सरकार के ही कर्मचारी होते हैं, चूंकि राज्य प्रशासन के ही लोग होते हैं, इसीलिए विपक्षी दल, कोई दल हो, वो हमेशा सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कहते हैं कि उनकी मतदाता सूची कमजोर कर दी गई, नाम काट दिए गए, तो कर्मचारी सरकारी होते हैं। बात करना चाह रही हूँ, इसीलिए मैं इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट पर काम करना चाह रही हूँ। फिर से हिट विकेट, कितनी बार अपना विकेट गिराएंगे? मुझे लगता है कि तेजस्वी जी की यदि ये गड़बड़ भी थी, मान लीजिए, एक तो वो साफ हो गई, अब तो खैर उसमें बात नहीं रही, तो उन्हें क्या करना चाहिए था कि पहले इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में बात करते कि भाई क्या है मेरा, क्या ना, क्योंकि आपको चिंता क्या होनी चाहिए कि मेरा कार्ड है कि नहीं। यदि मेरा आईडी कार्ड नहीं बनेगा या इलेक्शन कार्ड नहीं बनेगा तो मेरी पहली चिंता होगी कि इलेक्शन कमीशन से कहीं वैसा मेरा नाम कैसे नहीं आया, इसमें क्या बात है, क्या नहीं है, क्या गड़बड़ है, क्या दिक्कत है। तो पहले वहां चेक करते, आपने उसको चेक करने, मतलब आपको ये चिंता नहीं है कि आपका कार्ड है कि नहीं है, आप पहले कूद गए उस मैदान में आके कि अच्छा ये मौका पकड़ लिया मैंने, जाने नहीं देना है। और किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर के लिए ये बात बहुत अच्छी बात नहीं है। और इससे कोई उनका जो पूरा कैंपेन है वो खत्म नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा कमजोर पड़ता है। कि आज हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं ना, जो वो इलेक्शन कमीशन पे बार बार चर्चा कर रहे थे, इतने समय से कैंपेन चला रहे हैं, अब वो कैंपेन की हवा थोड़ी सी निकलती है ना इससे, कि भाई आप इस सब पर चर्चा कर रहे हैं कि उनका ही मसला ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये, और जैसा आपने वो डॉगी वाली बात की ना, उस दिन भी मैंने शायद कहा था कि डॉगी वाली बात वो चुनाव का फर्जीवाड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि वो आप साजिशन इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि फर्जी तो कोई नाम हो सकता है ना, डॉगी का कोई बनवा रहा है, इसका क्या मतलब है? ये तो फर्जी आप केवल ये बताने के लिए कि भाई ऐसा सिस्टम में होता है, और ठीक है ऐसा बताने के लिए हो रहा हो इलेक्शन कमीशन। और जब ये सब फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसी के लिए SIR कर रहा है इलेक्शन कमीशन, तो आप तो उसकी बात को मजबूत कर रहे हो ना एक तरह से। कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है तो उसी को वो ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ है। और बार बार इस एक्सरसाइज में हमने शुरू में भी कहा था, हर्षवर्धन जी ने, हमने कि पॉलिटिकल पार्टीज की ड्यूटी है और ये मौका है उनको कि वो इसको ठीक करवाने में अपने BLAs की मदद से सारे लोगों को उसमें लगाएं इलेक्शन कमीशन के साथ, ताकि ठीक हो सके। क्योंकि जितनी इलेक्टोरल ठीक होगी वो सब पार्टियों की मदद करेगी। बिल्कुल ठीक। तो ये नहीं है कि फर्जी आप अपने 4 बना लोगे तो आप 4 बनवाओगे तो और लोग 40 बनवा लेंगे। तो जो फॉर्मूला लेकर समीर जी तेजस्वी यादव चल रहे थे, वो फॉर्मूला अभी तक तो जो 2 इंसिडेंट हैं, जो 2 एग्जाम्पल हमारे सामने आए हैं, वो खराब और गलत साबित हो रहे हैं।
देखिए, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के अधीरता ने जो एकदम से उन्होंने अति उत्साह के अंदर जो पत्रकार वार्ता ले ली और बताने की कोशिश की कि उनका भाई इपिक नंबर पे उनका नाम वोटर नहीं मिल रहा है, मुझे लग रहा है उनकी इस छोटी सी भूल ने, मतलब मैं छोटी सी भूल नहीं कहूंगा, इसने पूरे उनके जो एजेंडे की हवा निकाल दी। इतना बड़ा ठप्पा लग गया। बिल्कुल, और पूरे एजेंडे की विपक्ष का जो एजेंडा था कि चुनाव आयोग अपने हिसाब से 65 लाख वोट काट रहा है, जो वैलिड वोटर से उनके वोट काट दिए, और जो आरोप लगातार राहुल गांधी दिल्ली में और तेजस्वी यादव पटना में लगा रहे थे, उस पूरे एजेंडे की मुझे लगता है हवा निकाल दी। और उसकी एक भूल, मुझे लगता है जब भी अब इसकी चर्चा होगी, तेजस्वी यादव का यह बयान अब इतिहास में दर्ज हो गया है, दर्ज हो गया, और हमेशा सत्ता दर्ज भी हो गया सर, और दर्द भी हो गया। दर्द भी हो गया। और देखिए, चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट बोला है कि जो इपिक नंबर, जो चुनाव आयोग का इपिक नंबर है, वो 2015 और 2020 के चुनाव में वही इपिक नंबर से तेजस्वी यादव चुनाव लड़े थे। तो तेजस्वी यादव जब पत्रकार वार्ता ले रहे थे, तो वो इपिक नंबर आया कहां से उनके पास, कौन सा उन्होंने आईडी कार्ड बनवा के लाए? और मुझे लग रहा है जांच होना चाहिए। कई नाम घुसपैठियों के नाम से बन जाते हैं, तो ये जो घुसपैठियों का मामला है, जब लगातार जब बनते हैं, तो क्या किसी घुसपैठी केस पे बना हुआ दूसरे नाम से बन गया था? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बहुत एक मतलब एक हास्यास्पद स्थिति विपक्ष के लिए खड़ी कर दी है। राहुल गांधी, बस गनीमत इतनी है कि राहुल गांधी ने उनके इस बयान को लेकर ट्वीट नहीं कर दिया कल कि देखिए तेजस्वी का नहीं है। अगर वो ट्वीट कर देते तो मुझे लगता है, और वो करने की स्थिति सामूहिक अभियान नहीं चलाया, बस बच गए राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को ध्यान नहीं होगा। अगर राहुल गांधी को पता पड़ता है कि उन्होंने पत्रकार क्लैरिफिकेशन भी आ गया ना, चुनाव आयोग थोड़ा एक्ट जल्दी कर गया, क्लैरिफिकेशन जल्दी आ गया। नहीं, क्लैरिफिकेशन भले ही जल्दी आया, लेकिन तेजस्वी यादव की पत्रकार वार्ता का राहुल गांधी को संज्ञान में नहीं आया, वरना वो इतना इंतजार नहीं करते, वो सेकंड के अंदर ट्वीट करते थे, देखिए मैंने कहा था कि क्या किस तरह के चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, अब हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे का वोट काट लिया। अब देखिए, आप राहुल गांधी का जिक्र ले आए हैं समीर जी। एक लाइन जोड़ दूं मैं कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब पूरी की पूरी जो इलेक्टोरल रूल्स है और वो सब कुछ ठीक ही है, ये सर्टिफिकेट भी नहीं है इलेक्शन कमीशन के लिए कि अब आप कहते नहीं, अब हम सवाल नहीं खड़ा करेंगे। ये तो कभी लेकिन अगर आप रिवीजन और रेक्टिफिकेशन प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं कि आप कहें कि ये डेड एंड हो गया। ये तो प्रोसेस है ना, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा। वो प्रोसेस इलेक्शन कमीशन को अपराध कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा है, तो उसको ठीक कर रहा है ना। अच्छा, अब आपने देखिए 2 शब्द बोले इन्होंने, समीर जी ने कहा राहुल गांधी, अभी आपने कहा डेड। राहुल गांधी का फेवरेट वर्ड जो है वो डेड बन गया है, और वो क्यों बना है वो आपको बता दें। राहुल गांधी एक बार फिर से नया एटम बम फोड़ने का दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ा आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी धांधली हुई है। राहुल ने कहा कि अगर लोकसभा चुनावों में 15 सीटों पर धांधली ना हुई होती तो नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनते। अभी तक राहुल गांधी मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र विधानसभा की बात कर रहे थे, वहां पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर एक नया दावा किया है। और जिस वो डेड की शब्द की हम बात करें ना, डेड इकोनॉमी, डेड इलेक्टोरल सिस्टम, डेड डेमोक्रेसी, तो जरा वो भी आप सुन लीजिए। With no doubt, zero doubt, how a Lok Sabha election is stolen. Six and a half lakh voters vote, and 1.5 lakh of those voters are fake. Six and a half lakh voters vote, 1.5 lakh voters are fake. It's on paper. Documentation that we got is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you, in the coming few days, we are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. लोकसभा इलेक्शन कैन बी रिग्ड एंड वाज रिग्ड, यानी कि धांधली की जा सकती है और धांधली हुई है, ये राहुल गांधी का आरोप है। चुनाव आयोग को अब उन्होंने डेड बता दिया है, ये राहुल गांधी का बयान है।
अभी उन्होंने डेड इकोनॉमी कहा था कुछ दिन पहले ही, अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को यानी कि पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया को ही डेड बता दिया है। विनोद जी, 70 से 100 सीटों पर धांधली हुई, इतना बड़ा आरोप है राहुल गांधी का। भाई राहुल गांधी ने आरोप लगाया, राहुल गांधी इसको साबित करें, उनकी जिम्मेदारी है। खाली नेता विपक्ष साबित ही हैं, तो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, अब वो कह रहे हैं मेरे पास बम है, मैं फोड़ूंगा, अब कब फोड़ेंगे पता नहीं। तब देखो कल किसी ने कहा, शायद किसी नेता ने कहा जी, बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो, बेंगलोर में 5 तारीख को शायद कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो उसमें शायद बम फोड़े या बम का कुछ वो करें, परीक्षण, परमाणु परीक्षण जैसे होता है। तो लेकिन अब ये तो उनको देना है सबूत, क्योंकि आरोप वो लगा रहे हैं, मैं तो लगा नहीं रहा, ना विजय जी लगा रहे हैं, ना समीर जी, ना हर्षवर्धन जी, तो हम कहाँ सबूत देंगे? नहीं, वो कह रहे हैं ना 24 का चुनाव चोरी हो गया था हर्षवर्धन जी, वो ये कह रहे 15 सीटें और मिल जाती तो मैं पीएम बन जाता। देखिए, डेड इकोनॉमी, हमारे विपक्ष का पीएम होता है। डेड इकोनॉमी और डेड इलेक्शन पर सिर्फ 2 आंकड़े। डेड इकोनॉमी ऐसी है कि यूपीए के शासन काल में राहुल गांधी जी शेयर बाजार में पैसा कम लगाते थे, यानी जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स होते वो बचा बचा के बचत वाला खाता, एफडी उस सब में रखते थे। इधर रखते हैं शेयर बाजार में, वो कितना शेयर उनका हो गया? 10 गुना अधिक। 5 महीने में 50 लाख कमा ले गए इस डेड इकोनॉमी से। और डेड डेमोक्रेसी में क्या हुआ? जब 2019 में थे तो 50,000 से वो स्मृति ईरानी से हार गए थे, और अब की 3-3.5 लाख से वो जीत गए। तो ये डेड डेमोक्रेसी और डेड इकोनॉमी, वो क्या कह रहे हैं? खुद कमाई भी कर रहे हैं, खुद जीते भी जा रहे हैं, कम बीजेपी का हुआ। तो या तो वो समझ नहीं पा रहे, या वो ये स्क्रिप्ट थी 19 वाली, उसको किसी ने रिविजिट नहीं किया। 50 से 99 पर भी हो गए उधर। हाँ, 50 क्या, 52 से 99 हो गए। तो किसी ने उनको जो स्क्रिप्ट 2019 में दी थी उसको रिविजिट नहीं किया। होता है ना, करेक्शन करना पड़ता है। आप कितने भी अच्छे लेखक हों, कितने भी अच्छे लिख रहे हो, तो लोग कहते हैं, यहां तक कि पुस्तक का भी लोग रिवाइज संस्करण निकालते हैं। और राहुल गांधी तो स्ट्रेटेजी तक नहीं बदल रहे हैं। तो एक तरह से देश को वो संसदीय शब्दों में कहूं, कल से विनोद जी ने कह दिया तो मैंने झूठ नहीं बोलता हूं, मैं असत्य वचन कर रहे हैं और असत्य वचन करके देश को, और अगर असत्य बोलने में भी आपको एतराज हो तो गलत बयानी बोल सकते हैं आप। हाँ, राहुल जी को शायद गलत बयानी अच्छा लगेगा, असत्य तो थोड़ा संस्कृत निष्ठ हो गया, हिंदी हो गया, तो गलत बयानी ये लेकिन जो बात कही गई है और मिसलीडिंग करके बेसलेस फैक्ट चेक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सर विजय जी जो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने लिखा कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉर लोकसभा 2024 बोथ द ड्राफ्ट एंड फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट वर शेयर्ड विद ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसा भी नहीं है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज से ये लिस्ट शेयर ना की गई हो, हमेशा होता है, ये रेगुलर एक्सरसाइज है। कोई सर वो ये कह रहे हैं हार्डली एनी अपील्स वर फाइल्ड अक्रॉस ऑल 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी बाय आईएनसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में से हार्डली कोई एप्लीकेशन उन्होंने फाइल की, कहीं से कुछ तो किया होता उन्होंने, और फिर आपने सिर्फ आरोप लगा दिया। उसके साथ साथ जो 12 जून की जो चिट्ठी है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कल भी कहा था कि वो उन्होंने पहले मेल किया था और फिर राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखी है, तो इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है? उससे पहले मैं देख रहा था कि हर्षिव जी को भी याद होगा कि पहले कहा जा रहा था कि विपक्षी नेताओं को इलेक्शन कमीशन मिलने का वक्त नहीं दे रहा। बिल्कुल, ये बात काफी चली उसको लेकर, और वो सही भी थी कि 3-4-6 महीने उस पर कोई बात, 6 महीने बात नहीं हुई। तो जब इलेक्शन कमीशन खुद आपको बुला रहा है, खुद मौका दे रहा है कि भाई आप इस पर बात कर सकते हैं, तो उससे बेहतर मौका क्या हो सकता है कि आप सारे फैक्ट्स को लेकर और वो सारा बम इलेक्शन कमीशन के सामने फोड़ देते और फिर बाहर आके बताते, देखिए कितना धुआं हुआ है, कितनी गड़बड़ हुई है, कितनी सारी चीजें हैं। तो उड़ ही जाता इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन तभी उड़ जाता। तो 12 जून का एक मौका था, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या रणनीति रहती है या क्या व्यस्तता है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 2024 में ही, मतलब इस लोकसभा चुनाव के दौरान केवल 8 इलेक्शन पिटीशन आई है, वो भी लूजिंग कैंडिडेट्स की ओर से ये पिटीशन आई है। ठीक है, वो तो लूजिंग कैंडिडेट्स ही ज्यादातर पिटीशन करते हैं, जीत जाता वो तो बचाएगा ही कि जैसे जीत गए, ठीक है। लिस्ट की बात करूं कि जो लिस्ट भी आई थी, अगर उसमें अगर आपको धांधली लग रही थी तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उनके आरोपों पर कहीं नहीं जा रहा कि वो गलत है कि सही है, वो तो उनको साबित करना है। मैं कह रहा हूँ जब उनके पास मौका है सीधे ही इलेक्शन कमीशन के सामने इस बात को साबित करने का, जी, उनको क्या करना है? उनको इलेक्टोरल सिस्टम को ठीक करना है। मैं ऐसा समझता हूं, उनकी ईमानदारी पर मैं कोई शक नहीं कर रहा। तो इलेक्टोरल सिस्टम कौन ठीक कर सकता है? हर्षवर्धन जी कर सकते हैं, यहाँ पर बम फोड़ देंगे तो इलेक्शन कमीशन ही उसको ठीक करेगा ना। तो वहां आपके पास सीधा मौका है 1-on-1, फिर वो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन होता है, तो फिर वो ये कह रहे हैं कि 1-on-1 आपके पास मुलाकात है और इलेक्शन कमीशन तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, कह रहा है कि भाई आप आइए और बताइए।
तो जब उन्होंने कहा कि आप आ जाइए और बताइए, तो उससे बेहतर मौका क्या राहुल गांधी जी के पास हो सकता था? बल्कि वो पूरा पिछला अगला हिसाब जो भी था, वो महाराष्ट्र के चुनाव का, वो वोट्स पोल्ड, वोट्स काउंट का, हरियाणा नहीं, का, वो डेड इलेक्शन कमीशन की चुनाव। इसमें तो कुछ यूं लगता है ना कि आपको 14, 19, 24 और बीच के राज्य विधानसभा चुनाव, आपको कहीं भी सच की तरफ या सब साफ हो जाए ये नहीं करना है, धुंध बनाकर रखना है। डेमोक्रेसी में एक वातावरण ऐसा बनाना है कि अच्छा भाई कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है नहीं पता है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, चुनाव आयोग बताया, अच्छा चलो चुनाव आयोग ने कहा भाई बता दो, नहीं हम क्यों बताएं अभी, हमने तो आपको कहा था। तो मुझे लगता है कि धुंध बनाए रखने की कोशिश भर है वो। ये जो बात है ना समीर जी, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो ये क्या कुछ तो गड़बड़ कहाँ है, अब तो निकल कर आए सामने। देखिए, राहुल गांधी को अगर देखें उनके राजनीतिक पूरे जीवन को, तो पार्टी में वो अपने आप को साबित ही नहीं कर पाए, वो चुनाव में अपनी पार्टी और अपने आप को साबित ही नहीं कर पाए, और अब वो इस तरीके से आरोप लगाकर और जो बच्ची कुछ उनकी विश्वसनीयता है, मुझे लगता है वो खत्म करने के ऊपर तुले हुए हैं। रोज आप अनर्गल आरोप लगाओ, रोज आप बेबुनियाद आरोप लगाओ, रोज आप ये बोल दो कि मेरे पास मेरे पास सबूत है, 15 सीटें मिल जाती है। राहुल गांधी को 15 सीटें हमने दे दी, बीजेपी की 15 सीटें आप कम कर दीजिए, 240 से 15 सीटें, 225 सीटें बीजेपी गई। राहुल गांधी बताया 15 सीटों को मिल जाती तो वो कैसे प्रधानमंत्री बन जाते, या विपक्ष कैसे अपना प्रधानमंत्री बना लेता, या 15 सीटें बीजेपी की कम हो जाती तो कैसे बीजेपी अपना प्रधानमंत्री नहीं बना पाती। आप बताइए ना कि 15 सीटें वो कौन सी है कि जो धांधली से जीती गई। आप कह रहे हो ना 15 सीटें, तो आप बताइए, सीटों की सूची लेके आइए, डाटा लेके आइए, कोर्ट में जाइए, चुनाव के पास जाइए, चुनाव आपको बुलाता है, चुनाव को जाते नहीं है। पहुंच गए होंगे। लेकिन साहस तो मतलब थोड़ा तो आप राहुल जी को दाद दीजिए कि 225 हो जाती तो भाजपा ना बना पाती, और 99 में 15 जुड़ के 114 होगी वो बना लेते। आप साहस की लेकिन 2004 और 2009 बीजेपी कांग्रेस की सीटें थी 145, बीजेपी की थी 138। 2009 में ज्यादा थी, 206 थी। वो नहीं, मैं 2009 की बता ही रहा हूँ। राहुल गांधी की वकीलों के बैंक वाली खबर पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपके सामने रख दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। दोनों के बीच ये मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई है। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। इस मुलाकात की एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये मुलाकात हुई है। तस्वीरें आपके सामने। अब इस मुलाकात के दौरान क्या बात हुई है, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं देश से जुड़े हुए, सरकार के कामकाज से जुड़े हुए, या उपराष्ट्रपति से भी जुड़े हुए। विजय जी, क्या लगता है इस मुलाकात? राष्ट्रपति से कोई इस बात का मुलाकात का संबंध नहीं है। मुझे लगता है जो टैरिफ डील को भी लेकर और भारत के विदेश का जो पूरा संबंध है, अभी हाल में बहुत सारे विदेश करके आए हैं। तो अक्सर ये होता है, ये मतलब एक प्रोटोकॉल के तहत भी, जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाए तो वो रिपोर्ट करें राष्ट्रपति को, क्योंकि ब्रीफ करते हैं वो ब्रीफ करने के लिए कि भाई क्या क्या वहां पर हुआ। ये एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है, तो उसमें वो किया जाता है। और अभी ये टैरिफ डील की बात हो सकती है, उस पर क्या, उपराष्ट्रपति चुनाव में तो राष्ट्रपति जी का कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग तरीके का काम है। लेकिन जब भी प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हो, तो उसके बाद जब भी वक्त मिले राष्ट्रपति को और वो, तो वो ब्रीफ करना उनके एक प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। बताया जाता है कि भाई भारत ने क्या क्या किया है, क्या क्या हमारा रिश्ता है। और मुझे लगता है यदि ज्यादा महत्वपूर्ण भी बात हुई होगी तो ये टैरिफ डील जो राष्ट्रपति जी का चल रहा है, ट्रंप साहब, कल ये भी लग सकती है कि हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में कैबिनेट एक्सपेंशन या फिर बदल कुछ करना हो, तो उस वक्त भी राष्ट्रपति से मुलाकात करें। लेकिन वो अभी संसद का सत्र चल रहा है, तो इस बीच में तो कुछ होना नहीं है। लेकिन संसद में 21 तारीख तक तो है। हाँ, तो ज्यादातर संभावना यही है कि जो विदेश यात्रा के प्रधानमंत्री करके आए हैं, उसको लेकर कुछ ब्रीफ वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दे रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा, जैसा विजय जी बता रहे हैं कि ये जो टैरिफ की बात है उसको लेकर हो सकता है चर्चा हुई हो इस मीटिंग के दौरान। अब हम राहुल गांधी की बात करेंगे। राहुल गांधी का अगला प्लान आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। राहुल गांधी वकीलों की फौज तैयार करने का आह्वान कर रहे हैं। जैसे अस्पताल में ब्लड बैंक होता है, वैसे ही राहुल गांधी को वकीलों का बैंक चाहिए। कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा है कि आज का लीगल टाइम ब्लड की जरूरत की तरह है। लोगों को कानूनी पचड़ों में फंसाया जा रहा है। देश में कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं जिन्हें वकीलों की सख्त जरूरत है, जैसे ब्लड की जरूरत होती है। ऐसे में हजारों वकीलों की एक फौज बनानी होगी ताकि बीजेपी और आरएसएस की साजिश को नाकाम किया जा सके। As a blood bank, when you need blood, there's a blood bank, and these days
because of the nature of the RSS and BJP, legal time has become like blood, right? Many people need this. For the Congress people, it's easy. You know, Sukhuji, Singhvi ji, all the top people are there. I need legal services. I can pick up the phone and call Singhvi ji, Chima ji, Chidambaram ji, possibly even Kapil Sibal ji. Right? And of course, Tankha ji. But everybody can't do this. You know, some Congress worker somewhere, he can't do this. Or if you're not Congress, somebody who's being attacked, civil service person being attacked, can't do this. So my suggestion to you is get your thousands of lawyers to say, listen, we commit X amount of time to defend the Indian Constitution. राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमें जैसे खून की जरूरत होती है, आज की परिस्थिति ऐसी है कि वकीलों की फौज की जरूरत होगी। अच्छा, एक और बयान मैं आपके सामने रखूं उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी। वाकई में विजय जी, इतने खून की जरूरत, जैसे खून की जरूरत वैसे वकीलों की जरूरत होगी। क्या बीजेपी और आरएसएस सब यही काम कर रही है पूरे देश में कि सब पर कोर्ट केसेस लगा रही है? राहुल गांधी जी इसलिए कर रहे थे, कल जिस कॉन्क्लेव में थे वो वकीलों की एक कॉन्क्लेव थी, लीगल जो लोग हैं उनकी थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, कांग्रेस के खिलाफ भी है, सोशल जो वर्कर्स हैं, सिविल सर्वे वर्कर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, सिविल एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे वो होते हैं केसेस। तो वकीलों का एक बैंक बन जाए तो मदद के लिए आपको, और ख़ासतौर से जो बाहर हैं, मतलब दिल्ली और बड़े शहरों को छोड़ दे, सुदूर में जो लोग होते हैं उनकी मदद केवल कांग्रेस के लिए। और इससे दोनों बातें हो गई, मैं ये मैसेज भी हो गया कि भाई कांग्रेस आरएसएस, बीजेपी आरएसएस जो है जबरदस्ती के लीगल पछड़ों में फंसा रही है और उस लड़ाई को तैयार करना चाहिए। और ये दरअसल सारे राजनीतिक दल इस काम में लगे रहते हैं, सभी वकील नहीं, हर्षवर्धन जी, क्या बात तो वो अपनी ही कहना चाह रहे थे, उन पर सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने इस मामले में तो बड़ी ईमानदारी, उन्होंने कहा ना हमारे पास तो बताया है कि वकील, हम तो फोन कर दें तो इतने कपिल वकील सिब्बल साहब का भी नाम ले लिया। लेकिन एक बड़ी चिंता की बात है कि जो वो कह रहे हैं उसमें किसका बचाव वो करना चाह रहे हैं। इस देश में जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, एनजीओ हैं, उन लोगों ने जिनकी फंडिंग से अलग अलग जगह पर ऐसे काम हो रहे थे जो देश का विकास रोक रहे थे, उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए। जो लोग देश में किसी तरह की अफवाह फैलाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, झूठ फैलाते हैं, उनके ऊपर केसेज हो रहे हैं। जो लोग कहीं ऐसा कानून की धाराओं का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ केसेज हो रहे हैं। ये किसको बचाना चाहते हैं? और देखने में तो ये भी आया कि कांग्रेस की तो गिनी चुनी जगह सरकारें हैं, लेकिन कांग्रेस विरोध करने वाले तो टांग लिए जाते हैं। और बल्कि जो अभी जो कहा जाए कि इस वक्त इतना प्रचंड बहुमत सरकार का, भाजपा का और सब कुछ है, उसके बावजूद जो इस खेमे के लोग हैं वो तो ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ये तो व्यक्तिगत मसला हुआ ना, इसको आप देश से जोड़कर या लीगल बाकायदा, मतलब देश में बार बार बात हो रही है कि लीगल रिफॉर्म करें, जुडिशियल रिफॉर्म करें, जिससे वकीलों की जरूरत कम पड़े। और ये कह रहे हैं कि हमको जगह जगह ऐसे लीगल बैंक बनाने हैं, ब्लड बैंक की तरह। तो भैया कांग्रेस का भी तो लीगल सेल है, हर पार्टी का लीगल सेल होता है। मुझे लगता है कि जो कई बार होता है, और मैं तो मानता हूं कि भाई राहुल जी बड़े दार्शनिक हैं, ठीक है, मुझे ऊंची बात कहते हैं। राहुल गांधी ने लीगल रिफॉर्म पर बात करते हैं। राहुल गांधी ने वकीलों को संबोधित करते हुए बात कही। अच्छा, ऐसी कौन सी गैर कानूनी बात कह दी? उन्होंने कहा कि भाई तमाम सारे लोग इस देश में ऐसे हैं जिनके लिए वकील करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा सिविल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सिस्टम से लड़ रहे हैं, सिस्टम के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बीजेपी आरएसएस का भी नाम इसलिए ले दिया क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में सरकारें जो है बीजेपी आरएसएस एनडीए की हैं। कांग्रेस के नेता, विपक्ष नेता, जाहिर है वो अपनी विरोधी पार्टी पर ही हमला करेंगे। लेकिन ये भी सही है कि बहुत सारे ऐसे लोगों के खिलाफ केसेस रजिस्टर हुए हैं जो, अब मैं एक गांधीवादी कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के थे जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख का दे दिया। बेचारे वो आदिवासियों लड़ाई लड़ रहे थे, न कहीं से नक्सली थे, न कहीं से अहिंसक थे, उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगा दिया और उनको जेल की सजा भी दे दी थी। ऐसे बहुत सारे केस हैं। खाली ऐसे ही लोग नहीं है जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। और वो कोई बीजेपी आरएसएस वाली बात नहीं है।
स्थानीय स्तर पर प्रशासन लोगों पे मुकदमा कर देता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे अखबार का पत्रकार, उसने जो है बलिया का, उन्होंने रिपोर्ट किया कि पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक को उन्होंने विजिल ब्लोअर का काम भी किया, उन्हीं खिलाफ मुकदमा हो गया। उत्तर प्रदेश में वो जो है जर्नलिस्ट जिसने मिड डे मील को एक्सपोज किया, उसके खिलाफ मुकदमा हो गया। तो सिस्टम में खाली ये नहीं कि पार्टी कर रही हो, कई जगह अधिकारी, लोकल नेता, माफिया, वो मिलकर भी फंसाते हैं लोगों को। तो अगर ऐसे लोगों को लीगल एड दे, हम तो कहते हैं बीजेपी को भी काम करना चाहिए, क्या दिक्कत ठीक है, मैं दूसरी पार्टियों को भी करना चाहिए। एक और बयान उनका शामिल कर लेती हूँ, फिर समीर जी आपके पास आती हूँ। राहुल गांधी कल जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने एक नारा यहां से और दिया, देश का राजा कैसा हो। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं राजा बनना नहीं चाहता, मैं तो राजा के कॉन्सेप्ट के ही अगेंस्ट हूं। यहां यह भी याद रखिए कि राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं, गांधी परिवार ने कई दशकों तक देश में राज किया है। ठाट बाट के किस्से किसी से छिपे हुए नहीं हैं, लेकिन राहुल गांधी इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। वो क्या कह रहे हैं आप पहले सुनिए। नहीं 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 बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। मैं राजा के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। समीर जी, मैं राजा ना हूं और ना मैं राजा बनना चाहता हूं। राहुल गांधी ये जरूर कह रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि मुगलों के बाद अगर कोई सबसे बड़ा वंश रहा है तो वो गांधी परिवार का वंश रहा है। 1861 से शुरू हुआ था मोतीलाल नेहरू का वंश, उसके बाद मोतीलाल नेहरू के बाद जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया, राहुल गांधी। मुगलों के बाद अगर कोई सबसे बड़ा वंश रहा है भारत में तो वह गांधी वंश रहा है, अगर आप तथ्यों से अगर देखेंगे तो। मुझे लगता है कि राहुल गांधी तो वंशवाद के इतने बड़े प्रतीक रहे मुगलों के बाद, और वो कह रहे हैं कि मैं राजा नहीं बनना चाहता। और राहुल गांधी तो अभी वकीलों से कह रहे थे कि वकीलों का ब्लड बैंक के समान वकीलों का बैंक बनाना पड़ेगा। तो राहुल गांधी अब अभिषेक मनु संघवी से बोले ना, जो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करते हैं, आपने राज्यसभा भेजा है, आप बोले कि अरे अभिषेक जी थोड़ी समाज सेवा कीजिए, आप ऐसे लोगों का भी केस लड़िए जिन्हें गलत फंसाया जा रहा है, जो पार्टी के कार्यकर्ता से जुड़े हुए, जो पार्टी के विचारधारा से जुड़े। हमने आपको राज्यसभा भेजा है, आप एक बार तो हार गए हिमाचल में, फिर हमने आपको दूसरी जगह से राज्यसभा भेजा है तेलंगाना से, तो आप गरीब लोगों के केस लड़िए। आप कपिल सिब्बल से कहते कि भाई जिंदगी भर कांग्रेस आपको राज्यसभा भेजती रही, केंद्र में मंत्री बनाती रही, अब आपको फिर राज्यसभा जाना था तो आप समाजवादी पार्टी में चले गए। पार्टी में आपका जो एक से एक वकील है लड़ने वाले, आप उन्हें बोलिए कि वो समाज सेवा करे, आपको उसके लिए बहुत तो बड़ा। आप ये बताना चाहते हैं यही राजशाही होती है, बड़े बड़े वकील आपका कोर्ट केस लड़ने के लिए तैयार है, जिनकी नहीं, आपके जो सताए हुए लोग हैं, आम आदमी के मत लड़िए। कम से कम कांग्रेस के जो लोग सताए हुए, उन्हें लगता है कि जिसमें राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग केस कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वो लड़े ना। विवेक तन्खा मध्य प्रदेश में लड़े, दिल्ली में बाकी बड़े वकील लड़े, सब राज्यों में इनके बड़े बड़े वकील हैं। इस तरीके से बात करके राहुल गांधी, मुझे लग रहा है फिर आप कल कह देंगे कि भाई ईडी करती है, ईडी इतनी जांच करती है, ईडी के खिलाफ एक अपना बैंक बनाना पड़ेगा। इनकम टैक्स तो आपकी पार्टी के पीछे पड़ा ही है, आपका कहना है कि हमारा अकाउंट रोक दिया, फिर आप उसके खिलाफ एक बैंक बनाने की बात करेंगे। तो मुझे कह रहा है ऐसे काम मत करो ना कि आपको वकीलों की फौज बनानी पड़े। क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह से बात करती है क्या? भारतीय जनता पार्टी का अधिवक्ता परिषद है, तो उनके ऊपर तो आरोप ही है सर, बीजेपी पर तो आरोप ही है कि उनकी सरकार में इन सबके खिलाफ केसेस लग रहे हैं। ये लेकिन जी मीनाक्षी जी, एक बात तो सोचिए ना, एक तो सचमुच समीर जी जो है ना, कभी कभी ऐसी बात कर देते हैं कि जो लोगों को आज बहुत हिला दी होगी। मुगलों के बाद सबसे मुगल बड़ा वंश के बाद सर्वाधिक समय तक एक परिवार का शासन हो तो मोतीलाल नेहरू जी से खोजा उन्होंने। सही में मतलब हमारे शहर में आके वकालत करते थे प्रयागराज में, तब तो इलाहाबाद कहा जाता था। और उनकी जो कोठी थी, उनकी जो कोठी है, उनकी जो कोठी है, मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष तो कांग्रेस बहुत लोग रहे, खाली मोतीलाल नेहरू ही थोड़ी थी। इतनी बड़ी कोठी है कि आप उसको सिर्फ अनुमान के लिए समझिए कि हमारा जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का परिसर है, उससे बड़ा जो इलाका दिखता है वो आनंद भवन और स्वराज भवन का दिखता है। मतलब इतने बड़े आदमी थे, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं। लेकिन मूल बात पर जाइए, क्या आज तक किसी पार्टी के अधिवेशन में उस पार्टी के नेता को लेकर कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया है कि देश का राजा कैसा हो? हम तो छात्र राजनीति से लेकर यहां तक सुनते चले आए, देश का नेता कैसा हो, और फिर उस पार्टी के नेता का नारा लगता था। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हो क्या गया है? राजा कैसा हो? लोकतंत्र में राजा के लिए कोई जगह है क्या? राजे रजवाड़े तो समाप्त हो गए। इंदिरा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उससे पहले सब कुछ तो करके दिखा दिया। हां, राजा भी अगर आपको बने रहना है तो वाया डेमोक्रेटिक रूट आना पड़ेगा। तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बुद्धि समझिए,
उनके सोचने का तरीका सोचिए। और राहुल गांधी ने मंच से वहां भले कह दिया, लेकिन इसका मतलब यह है कि राजा बनने जा रहा है राहुल गांधी, ये नीचे तक संदेश है। ये खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए, सोचिए खतरनाक। वो तो खैर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मानसिकता, राजा हमारे मानस में है। हम लोग नहीं कहते हैं जा सो राज पी प्रजा दुखारी सो नप होए अन्न अधिकारी। हम लोग भी जब प्रोग्राम चलाते हैं राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं अटल बिहारी, तो राज तिलक होगा कि लोक तिलक होगा? वो भी तो बीजेपी के राज कार्यकर्ता थे कि राज तिलक की करो तैयारी। तो वो उनकी मानसिकता क्या थी, नंबर एक। दूसरी बात जो समीर ने कहा, मुगल वंश तलवार के बल पर शासन करता था। नेहरू लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री थे। नेहरू के मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। उसके बाद इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया बना के कांग्रेस में प्रधानमंत्री बनाया और आयरन महिला साबित हुई। और उसके बाद वो चुनाव से जीत लड़ी, मध्यवर्ती चुनाव करा के जनता ने चुना। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के मरने के बाद जरूर वंशवाद की तरह से प्रधानमंत्री बने, लेकिन बाद में वो भी चुनाव लड़े। तो ये सारे लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री थे। इनकी तुलना मुगलों से करना ये उचित नहीं है। वंशवाद को लेकर नहीं, जवाहरलाल के बाद मोतीलाल के बाद जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। क्या कांग्रेस में और कोई योग्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष तलवार का जिक्र अध्यक्ष बनाते हैं। तथ्य तो है, मोतीलाल जवाहरलाल को अध्यक्ष बनाते हैं, जवाहरलाल अपनी बेटी को अध्यक्ष बनाते हैं, नेहरू के गन पॉइंट पे बेटी अपने बेटे को अध्यक्ष बना देती है, राजीव गांधी बनते हैं, राजीव गांधी सोनिया गांधी के बाद बनते हैं, उसके बाद राहुल गांधी बनती है। वंशवाद तो चल रहा है ना। सुनिए तो मेरी बात, वंशवाद उसके बाद मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पार्टी के अंदर वंशवाद मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पूरा सर कुछ विषय हम दर्शकों के विवेक पर भी छोड़ दें। आपकी बात भी दर्शकों ने सुनी है, समीर जी का भी तर्क दर्शकों ने सुना है। इस बहाने देश को ये ध्यान में आया कि एक परिवार कितने समय से सत्ता में है, तो डेमोक्रेसी की ये होना चाहिए कि नहीं, उस पर बात करें। ठीक है, कंपनी कट्टा लगा के नहीं किया। हाँ ठीक है, कंपनी कट्टा लगा के नहीं किया, जनता ने लेकिन ये हुआ बनाया, फिर उद्धव ठाकरे को बनाया। देखिए पावर होती है, पैसा है। पासवान को बनाया, चिराग पासवान को बना दिया। हुआ जनता ने लालू यादव को बनाया, फिर चिराग पासवान। ये ऐसे हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष नहीं बनाया, लोकतंत्र में अगर जनता चुन रही है जबरदस्ती गन पॉइंट पर कोई बने, वो गलत है। ठीक है, अच्छा एक अगली खबर पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यही लोकतंत्र होता है, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग बयानों का भी सम्मान होता है। एक लाइन का जवाब दे दूं? अच्छा ठीक है सर। विनोद जी कह रहे थे लोकतंत्र की बात, और 1969 में तो इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की बात मानी थी, पूरी पार्टी तोड़ दी थी। अपनी इंदिरा गांधी पार्टी तोड़ी ना, अपने स्वार्थ के लिए अपनी पार्टी तोड़ दी, चुनाव में गई ना। लोकतंत्र में नहीं भरोसा, चुनाव में पार्टी के संगठन। अरे चुनाव में गई नहीं गई, चुनाव लड़ी ही नहीं लड़ी। अगली खबर कहानी कुर्सी की में ज्यादा वोटों जीत के आई, ज्यादा सीटों जीत के आई, 67 से ज्यादा। अच्छा ये जनता है, ये जनता सब जानती है। तरीके से नहीं बने थे पहली बार सर, देखिए तथ्य, जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक तरीके से पहली बार प्रधानमंत्री नहीं बने थे, महात्मा गांधी की इच्छा से बने थे। अब तो महात्मा गांधी उनके पिताजी थे। दो चीज हो सकती है, महात्मा गांधी वंशवादी या तो एक जगह टिके। नहीं आप बताइए, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से पहली बार नहीं बने। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त जो चुनाव था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए प्रधानमंत्री के लिए, कांग्रेस अध्यक्ष के लिए था। वो कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, वो लोकतंत्र के पहले वाली बात में हाँ, तो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए था पहले, और कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू गांधी जी की इच्छा से बने थे। अब गांधी जी के पिताजी तो नहीं थे। सर गांधी जी पिताजी नहीं थे, लेकिन केवल एक व्यक्ति के भी इच्छा से कोई प्रधानमंत्री क्यों बने? लोकतांत्रिक तरीके सर केवल गांधी जी थे, इसलिए ये कह लें कि केवल उन्हीं की इच्छा से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। किसी ने विरोध किया उसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी को गांधी जी का बहिष्कार कर देना चाहिए। चलिए मैं अगली खबर पे आगे बढ़ना चाहती हूं। गांधी जी बहिष्कार कर देती कि पटेल जी चुने गए, गांधी जी का नेहरू कैसे बना? लोकतंत्र से नहीं चुने। इसका मतलब सारे कांग्रेस कार्य समिति सदस्य जो है तानाशाही मानते थे गांधी जी की, फिर तो ये हो गया ना, वो लोकतांत्रिक थे ही नहीं वो लोग। नहीं मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि आपने कहा कि लगातार लोकतांत्रिक तथ्य मैं बता रहा हूं। कहानी कुर्सी की में अगली खबर, कांग्रेस अध्यक्ष बन रहा है विनोद जी, नड्डा जी लोकतंत्र से बने अध्यक्ष, प्लीज सर वो बने दूसरे अध्यक्ष, किस पार्टी में बन रहा लोकतंत्र से अध्यक्ष? अब देखिए राजशाही क्या है, लोकतंत्र क्या है, और लोकतंत्र की अलग अलग तस्वीरें और अलग अलग पहलुओं पर ही चर्चा होती है कहानी कुर्सी की में, और यही कहानी कुर्सी की भी खूबसूरती है। अब अगली खबर, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी इनकलाबी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। संसद हो या सड़क, वे बेहद जोशीले अंदाज में अपनी बात रखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि देश में खतरे की घंटी बज चुकी है, खतरा बड़ा है। इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को निकालने की साजिश चल रही है। हुकूमत को ये दो शब्द नासूर लगते हैं।
जिस सरकार में बैठे हुए लोगों को संविधान में निहित सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जैसा शब्द नासूर लगता हो, और सिर्फ लगता ना हो बल्कि इसको पब्लिकली कहने की हिम्मत भी जुटा ले रहे हों, तब फिर समझ लीजिए कि खतरे बहुत बड़े हैं। साथियों, जब कानून लोगों को डराने का और उनकी आवाजों को कुचलने का हथियार बन जाए और उसमें आपकी पहचान और आपका नाम और आपका धर्म निर्णायक भूमिका निभाने लग जाए, तो समझ लीजिए कि हुकूमतों की मंशा क्या है। जब नरेंद्र मोदी जी देश की संसद में पहुंचे थे तो सबसे पहले उन्होंने देश की संसद की सीढ़ियों पे मत्था टेका था। याद है आप सबको वो मंजर? और उस मत्था टेकने का अंजाम क्या हुआ कि महज 10 साल के अंदर उन्हीं सीढ़ियों से बनी हुई संसद को बदल दिया उन्होंने। पुरानी संसद बदल के नई संसद कर दी। इस बार उन्होंने संविधान को मत्था टेका है, तो खतरा बढ़ गया है। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। अब देखिए, खतरा बड़ा है, जागरूक रहिए, और जागरूकता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, ये दो शब्द बीजेपी को नासूर लगते हैं। खतरे की घंटी बज चुकी है विजय जी। पिछले हिस्से में बहुत सारी चर्चा इस तरफ हो गई, अब थोड़ी आपसे बात हो जाए। अब ये बताएं कि ये सेक्युलरिज्म और ये सोशलिज्म, ये दो शब्द कह रहे बीजेपी को नासूर लगता है, उन्हें डर लग रहा है कि ये शब्द बीजेपी हट को जाएगा क्या लगता है, संविधान से। लेकिन सरकार ने अभी संसद में साफ किया कि वो इन दोनों शब्दों को न तो बदलने जा रहे हैं, न कोई प्लान में है। ये फैक्ट की बात है। उनको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है। यदि आप दत्तात्रेय जी की बात कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि भाई ये विचार है, इन दोनों शब्दों को हटाने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने भी ये नहीं कहा, पार्लियामेंट में रख दी, लेकिन सरकार ने उसको दत्तात्रेय होसबोले जो सर कार्यवाह हैं, संघ के नंबर 2 वो हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी बात के बावजूद सरकार ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार का न तो कोई प्लान है और न इसको बदलने जा रही है। तो इसलिए, लेकिन उनका पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट है इमरान का वो अच्छा है, ठीक तरीके से वो बातों को रख रहा है कि क्या मैसेज जाता है। पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए ये ठीक है, लेकिन सरकार ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा। और मैं तो ये बड़ा हिम्मत की बात मानता हूँ। जो लोग कहते रहते हैं ना कि भाई आरएसएस के रिमोट कंट्रोल पर सरकार चलती है और आरएसएस का एजेंडा चलाती है, नहीं चलाती है। जो पार्टी भी मानती थी, मोटे तौर पर मानती है कि समाजवाद और सेकुलरिज्म शब्द को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में लेकर आए और उनको हटाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी और 11 साल की बहुमत वाली सरकार के बाद भी उन्होंने उन दोनों शब्दों को नहीं हटाया। जितनी एक्सरसाइज उन्होंने करनी थी वो कर रहे थे, तो इसको भी कर सकते थे। पिछली बार तो 303 का बहुमत था, तो हटा सकते थे। हटाते नहीं भी तो भी एक पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होता है कि मैसेज देने के लिए वो उसको ले आते। हटता नहीं हटता, आप अपना एक मैसेज तो देते, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि हम इसके साथ नहीं जाना चाहते और समाजवाद और सेक्युलरिज्म के को वहां से नहीं हटा रहे हैं संविधान में से। तो अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो नहीं कह सकते। और एक व्यवहारिक दिक्कत भी है इसमें जी। भारतीय जनता पार्टी 1980 में जब बनी थी तो उन्होंने अपने संविधान में गांधीवादी समाजवाद का शब्द इस्तेमाल किया था। समाजवाद अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी जब उसमें थे, उसके बाद जब ये मौजूदा सरकार जो है ये आई चुन के, उसके बाद आपको याद होगा एक रिपोर्ट आई थी अमेरिका का जो रिलीजियस फ्रीडम वाला जो उनके यहाँ संस्था है, विभाग है, कि भारत में रिलीजियस इंटॉलरेंस को लेकर उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में उस पर चर्चा हुई तो भारत सरकार के स्थायी प्रतिनिधि ने वहाँ कहा कि हमारा संविधान कहता है कि हम सेकुलर और सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म हमारे संविधान के प्रस्तावना में निहित है। यानी एक तरह से भारत के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कवच भी है ये शब्द कि हम थियोक्रेटिक स्टेट नहीं हैं, न बनने का कोई इरादा है। इसलिए भी सरकार नहीं हटाना चाहेगी, उसको कोई भी सरकार हो। बीजेपी की सरकार भी जानती है कि इस शब्द का महत्व क्या है। चुनावी भाषण में चाहे सूडो सेकुलरिज्म कह दें अडवाणी जी, हर्षवर्धन जी फ्रॉड सेकुलरिज्म कह दें, लेकिन सेकुलरिज्म का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्व है वो भारत सरकार समझती है। इसलिए वो शब्द सोशलिज्म हो सकता है रेलिवेंट, एक छोटा सा नहीं सोशलिज्म पे बोल। और चूंकि जो उनके एलाइज हैं जनता दल यू, लोकतांत्रिक ये लोजपा, ये सब समाजवादी धारा से निकले हुए मैं क्योंकि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म ये दोनों शब्द बड़े शब्द हैं और उस पर चर्चा भी थोड़ी बड़ी होती है। दो बेहद बड़े और महत्वपूर्ण शब्दों पर हम चर्चा कर रहे थे, एक समाजवाद और दूसरा सेक्युलरिज्म की हम बात कर रहे थे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह देश को खतरे में देख रहे हैं। कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा था, दिग्विजय सिंह मंच से संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने
सांप्रदायिक यानी सेक्युलरिज्म का ठीक उल्टा क्या हुआ, कम्युनलिज्म। सांप्रदायिक नफरत की बात उन्होंने उठाई और संसद के एक वाक्य का जिक्र किया। उन्होंने अमित शाह को कहे अपने कुछ अल्फाज दोहराए, कहा कि मैंने पहले ही अमित शाह को आगाह किया था कि सांप्रदायिकता के जहर को बोतल से मत निकालिए, अगर ये बोतल से निकल गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैंने एक बार संसद में अमित शाह जी से कहा था, अमित शाह जी, ये सांप्रदायिकता का जहर अभी बोतल में बंद है, इसको मत निकालिए। जिस दिन निकल गया तो आपको इसे नियंत्रण करने में वापस बोतल में डालना असंभव हो जाएगा। आज ये परिस्थिति बन चुकी है, बच्चों में, युवकों में जहर बो दिया गया है। अब दिग्विजय जी जो बात कह रहे हैं और ये जिस जहर की बात कर रहे हैं, अकेला जहर उनके मन में नहीं है, वो ये कह रहे समाज में जहर आ जाएगा। लेकिन आज की तारीख में हर्षवर्धन जी, जब हम सेक्युलरिज्म पर बात करते हैं तो सेक्युलरिज्म के साथ तुष्टीकरण नहीं चलता है। आज सनातन को लेकर गाली दी जा रही है, हिंदू को लेकर गाली दी जा रही है। जितेंद्र अवार्ड का बयान अभी थोड़ी देर में मैं दर्शकों के सामने रखूंगी। कौन जहर घोल रहा है, ये भगवा टेरर का शब्द किसने गढ़ा, कौन सेक्युलरिज्म पर ही इसलिए खतरा पैदा करता है, क्यों? क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो ये अगर नरेंद्र मोदी की सरकार का साहस नहीं है कि इस देश के आत्मा को, इस देश के संविधान को लहूलुहान करने वाले दोनों शब्दों को बाहर निकाल कर नहीं फेंक सकते हैं, तो ये उनका काम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हुसबाले ने कहा, उनका विचार था और उनका इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन मैं इस पे कुछ मेरे जो निजी विचार हैं और जो आधार हैं वो रख देता हूं। हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया जिस नाम से आज जानते हो, ये देश सेकुलर कभी नहीं रहा। ये देश रिलीजियस बिलीफ्स पर टिका हुआ है। जो रिलीजियस है वो सेकुलर कैसे हो सकता है, धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? वो तो धर्म सापेक्ष होगा ना। उसके लिए तो सब कुछ आधार होगा कि धर्म होना चाहिए, अधर्म नहीं होना चाहिए। ये रिलीजन जहां वेस्ट में था, जहां रिलीजन को ऊपर माना जाता था, उनके लिए संकट था, इसलिए उनको सेकुलर लाना पड़ा। हमारे देश में तो सेकुलर की जरूरत नहीं थी, हम तो धर्म संभाव की बात करते थे। इसलिए विजयनगर साम्राज्य में पुर्तगाली आए तो भी, मुगल आए तो भी वो अपने हिसाब से काम करते थे। तो ये फ्रॉड सेकुलरिज्म मैं इसलिए कहता हूं, विनोद जी ने चूंकि अभी कहा, इसलिए संदर्भ के साथ। दूसरा, हो सकता है हम 5 लोगों में विनोद जी समाजवाद मानते हो, मैं तो नहीं मानता हूं। समाजवाद तो बहुत खराब चीज है। मैं कहता हूं समाजवाद बहुत खराब चीज है। मुझे नहीं पता आप समाजवाद मानती हैं कि नहीं। हालांकि जो लोग समाजवाद मानते हैं वो व्हाइट हाउसेज में रहते हैं, उनकी बात छोड़ दी। ये समाजवाद है क्या? इसलिए मैं कहता हूं ये दोनों शब्द वहां नहीं हो सकते। बाबा साहब ने क्या कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिबेट के दौरान, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट है ये, वो उन्होंने कहा कि भाई ये अलग अलग एक स्ट्रक्चर है। सोशलिज्म एक स्ट्रक्चर है, सोसाइटी का एक सेगमेंट है, सोसाइटी का एक सोचने का तरीका है। तो क्या मान लीजिए जो कैपिटलिस्ट है वो भारत में सेकंड क्लास सिटीजन है? दरअसल जोर जोर से चीखने में, एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में असली डिबेट नहीं हो रही। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हुसबाले ने कहा, उसे देश को सुनना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस के लोग भी डिबेट करें ना, सोशलिस्ट भी आके डिबेट करें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हम तो भाई सोशलिस्ट हैं, तो बाकी क्या दूसरे दर्जे के नागरिक हैं और सोशलिस्टों को कोई अलग से प्रिविलेज मिलता? नहीं मिलता है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस देश के प्रियम्बल में जो डाला गया है, सेकुलर और सोशल दोनों गलत है। संविधान की आत्मा पर चोट है, मूल भारत की संस्कृति पर चोट है। सरकार हटाए ना हटाए ये उसका काम नहीं। तो फिर सेक्युलर कौन है, कम्युनल कौन है? मैं तो इस प्रश्न के साथ दिग्विजय सिंह के बयान पर आई थी ना विजय जी, बोतल में से जिन को मत निकालिए। अच्छा, एक लाइन और, चूंकि आप जिन याद दिला दी, तो इन्होंने कहा कि अभी मैंने कुछ समय पहले कहा था। इसका मतलब वो जिन निकालकर या वो जहर फैलाकर तो नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आए थे, क्योंकि अमित शाह तो तभी आए होंगे ना सदन में जब वो आ गए। इसका मतलब भाजपा को तो वो जहर फैलाने की जरूरत नहीं थी। अब वो फैल रहा है बच्चे बच्चे के दिमाग। कौन फैला रहा है? किसको सत्ता की जरूरत है? ये तो इसका मतलब दिग्विजय सिंह अपनी ही पोल खोल रहे हैं, क्योंकि वो तो जब सत्ता में थे तब तो 26/11 को आरएसएस की साजिश बता दिया था। तो ये भी जरा सोचने वाली बात है। मैं कुछ बयानात विजय जी और सामने रख देती हूँ। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा, पूर्व सांसद ने कहा
साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि 9 साल तक उन्हें जेल में टॉर्चर किया गया। भगवा आतंक कांग्रेस की साजिश थी। जेल में जब वो कैद थी तो उन पर मोदी योगी का नाम लेने का भी दबाव बनाया गया और नाम ना लेने पर उन्हें कई तरह से यातनाएं भी दी गई। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मोहन भागवत और राम माधव का भी नाम लेने का दबाव उनके ऊपर था। जब उन्होंने मालेगांव केस में नेताओं का नाम लेने से इनकार कर दिया तब उनके साथ अमानवीय बर्ताव किया गया। कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे लेती हैं? सत्य की विजय हुई, सत्यमेव जयते। मैं सिर्फ ये कहूंगी, ये कुचक्र था कांग्रेस का और कांग्रेस के इस कुचक्र को 17 वर्षों तक हम लोगों ने झेला, देशभक्तों ने झेला, सेना ने झेला, संतों ने झेला, संघ ने झेला। लेकिन आज अभी जो निर्णय हुआ, न्यायालय से जो निर्णय हुआ है, वह निर्णय निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कहीं से किसी का कोई भी हाथ नहीं है और कहीं से कोई दोषी नहीं है। और जिन्होंने ये सब किया है, जो प्लांट किया है ये केस को, उन लोगों की जांच हो और उनको दंड मिले। 9 साल तक आपने प्रताड़ना एक तरीके से कही जा जेल यात्रा आपको रही, कैसे उस अनुभव को आप बताएंगे? 9 वर्षों तक जेल में रही हूँ। निश्चित रूप से हमारे ऊपर कितने सारे टॉर्चर हमें झेलने पड़े हैं। हमारा जीवन बर्बाद हो गया। किसी प्रकार से हम उसमें अपने को मजबूत नहीं पाते हैं क्योंकि शरीर में इतनी चोटें हैं कि हम बिस्तर पे अधिक रहते हैं और काम कम करते हैं। तो इसलिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ऐसे कुचक्रकारियों को दंड मिलेगा और ईश्वर दंड देगा। किसको फंसाने की साजिश थी? किस के नाम लेने के लिए कहा गया था आपसे? मैंने नाम बता दिए हैं। मैं अभी था नहीं उस वक्त। किसको बताया? नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा? नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा, योगी जी के लिए कहा, इंद्रेश जी के लिए कहा, माननीय भागवत जी के लिए कहा, राम माधव जी के लिए कहा और कुछ नाम मैं भूल गई हूँ। आपको लगता है हिंदू आतंकवाद को गढ़ने के लिए आपकी अरेस्टिंग की गई थी ये शब्द, ताकि ये षड्यंत्र था, ये कांग्रेस का षड्यंत्र था और ये छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं था। भगवा को आतंकवाद कहना, हिंदुत्व को आतंकवाद कहना, देश की प्रमुख जो जैसे सेना है, संघ है और संत हैं, इन सभी की किसी प्रकार से कमियां निकाल करके इनको षड्यंत्र के रूप में फंसा करके जेल में डाल दिया जाए और इनकी छवि खराब कर दी जाए, जिससे देश के लोग इनको परेशान करें और वो कांग्रेस अपनी बाई को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर ले। क्या कहेंगे दिग्विजय सिंह के लिए? आखिरी सवाल है। देख भ्रमित है वो। ये एंटी हिंदू इकोसिस्टम कैसे काम करता है, इसका एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूं, क्योंकि सनातन को लेकर एक बार फिर से एक तरीके के बयानात सामने आ रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान होंगे, आप अफसोस जाहिर करेंगे, आप फिर अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि जब हम वाकई में सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो इस तरीके की उपमाएं गढ़ने के पीछे कौन सा सेक्युलरिज्म काम कर रहा होता है। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र अवार्ड ने सनातन को लेकर विवादित बयान दिया है। जितेंद्र अवार्ड ने कहा, सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं है और सनातन विचारधारा भारत के पतन की वजह है। सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। पहले सनातन को लेकर जितेंद्र अवार्ड ने क्या कहा है वो आप सुनिए, सुनकर आप भी हैरान होंगे। आप सुनिए। सनातन धर्म के बारे में हमेशा बोलता आ रहा हूं और सनातन धर्म ने ही उन्होंने जो लिख के रखा है, उन्होंने जो इस देश में फैला है, उससे ही ये देश में वर्ण व्यवस्था बढ़ी, इससे ही इस देश में धर्मद्वेष बढ़ा, इससे ही नीच ऊंच की राजनीति जो खेल था वो शुरू हुआ। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। शंभू राजे, छत्रपति संभाजी राजे को सबसे बदनाम किसने किया? सनातनी थे। महात्मा फुले को मारने की कोशिश किसने की? सनातनी थे। सावित्रीबाई फुले को गोबर किसने मारा? सनातनी थे। डॉक्टर अंबेडकर के जैसे बुद्धिमान आदमी को कॉलेज में जाने से किसने रोका? पानी पीने से किसने रोका था? वो सनातनी ही थे। तो सनातनियों को विरोध करना यह हमारा खुद का स्वयं व्यक्तिगत धर्म बनता है। क्या कहता है विजय जी व्यक्तिगत धर्म? ये किस शिवाजी महाराज तक आप चले जाएं, आप संभाजी राजे तक चले जाएं, अगर आप जा भी रहे हैं और आप सनातनियों पर आरोप भी लगा रहे हैं तो फिर ये भी तो आप देख लें कि जिनकी बात आप कर रहे हैं वो भी तो सनातनी ही हैं। शिवाजी महाराज हैं, संभाजी राजे हैं, किनकी वो बात कर रहे हैं? देखिए, दो अलग अलग डिबेट है। पॉलिटिकल लीडर्स क्या बोलते हैं, अवार साहब क्या बोल रहे हैं, और ये सब पॉलिटिकल लीडर्स को देखिए कि वो कहाँ बैठे हैं। उनके बयान को केवल उस रेफरेंस में देखना चाहिए। हो सकता है अवार साहब कहीं और चले जाएं किसी पार्टी में,
तो वो सनातन धर्म के रक्षक हो जाए। सनातन विचारधारा तो भारत के पतन की बड़ी वजह है, भारत का पतन तक आप लिखे। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, तो मैं बहुत सीरियसली उनको नहीं लेता, लेकिन जो बहस हमने जहाँ शुरू की समाजवाद को लेकर और धर्मनिरपेक्ष को, इसमें दो चीज़ें समझनी चाहिए। समाजवाद को कैपिटलिज्म और सोशलिज्म से नहीं जोड़ना चाहिए। समाजवाद एक अलग कॉन्सेप्ट है जो वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, और वो संविधान में कहा गया है। ये हम गलत तरीके से उसको नरेट कर रहे हैं, समाजवाद को, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। वो फाइनेंस का वो नहीं है नरेशन, वो वेलफेयर स्टेट का नरेशन है जो संविधान में लिखा गया है। यदि आप संविधान पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है सोशलिज्म। ये जैसे चुनावों में रेवड़ियां दे देना, ये भी वेलफेयर स्टेट की ही परिकल्पना को, वो अलग बात है। वेलफेयर स्टेट का मतलब कि जो दीनदयाल उपाध्याय का कॉन्सेप्ट है, समझिए इसको, कि भाई जो सबसे पिछड़ा है उसको, सबको जिसको जरूरी है उसको मौका मिले, उसको सुविधा मिले, उसको जीने का अधिकार मिले, ये है सोशलिज्म। तो ये गलत तरीके से हम नरेट करते हैं जब सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, पहली बात। ऐसी धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता जब सेक्युलरिज्म की हम बात करते हैं तो वो भी नरेशन अलग है। सेक्युलरिज्म का नरेशन ही संभाव है। ये कौन सा भाव है? जितेंद्र अवार्ड का जो भाव है, पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ लेकिन दिग्विजय सिंह कह रहे बोतल से जिन आप मत निकालिएगा वरना ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो कौन सा? दिग्विजय सिंह जी ने तो वो भगवा आतंकवाद पर बहस शुरू की थी उस समय, उसकी बात अलग है। लेकिन मैं ये दोनों शब्दों की बात कर रहा हूँ कि दोनों शब्दों को, नरेशन को हमें समझना चाहिए। की बात कर रही हूँ सर, ये इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है कि ये जो दिग्विजय सिंह कहते हैं या जो जितेंद्र अवार्ड कहते हैं, अवार्ड कहें या उदयनिधि मारन कहें, उदयनिधि मारन कहें, उदयनिधि वो स्टालिन कहें। और लोकसभा चुनाव से पहले कहा था तमिलनाडु में सीटें भी बढ़ गई उनकी, और भारतीय जनता पार्टी और डीएमके का गठबंधन भी एआईडीएमके का टूट गया सनातन के मुद्दे पर बाद में। तो ये राजनीतिक बयान है इनके, और ये सही कह रहे हैं विजय जी कि कल आज अवार्ड साहब वहाँ है, कल को मान लो इधर आ जाए अजीत पवार के साथ तो भाषा बदल जाएगी। नेताओं के बयानों का कोई स्थायी भाव नहीं, प्रसाद मौर्य को नहीं, और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इतनी गालियां दी थी हिंदू देवी देवताओं को, तो बीजेपी में चले गए तो बीजेपी समर्थकों को हिंदुओं की बात कर ले, फिर वापस आ गए तो फिर रामचरितमानस पे आ गए। तो नेताओं के बयान पर समय खराब करने के बजाय मूल मुद्दे पर आना चाहिए। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद का भारत में शुरुआत कहाँ से होती है? भारतीय संदर्भ में बात कर रहा हूँ। भारतीय संदर्भ में समाजवाद की शुरुआत होती है आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नहीं सर, मैं आप जहां ले जाना चाह रहे हैं मैं वहां से आपको एक कॉमा लगा के वापस लेकर आ रही हूँ। मैं इसलिए लेकर आ रही हूँ कि क्या ये बोल सकते थे कि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं? क्या दिग्विजय सिंह ये बोल सकते थे कि जितने आतंक फैलाने वाले हैं वो मुसलमान होते हैं? इतने आसानी से सनातन को, हिंदू को इनका मन था, उन्होंने कोट कर दिया। सर एक मिनट, इस दिग्विजय सिंह और जितेंद्र अवार्ड साहब भले न बोले, लेकिन इसी देश में हिंदू राष्ट्रवाद का खुलेआम नारा हिंदू राष्ट्र का लग रहा है और लगाए जा रहे यात्राएं निकल रही। गिरिराज सिंह ने हिंदू राष्ट्रवाद और आतंकवाद सर, ये हिंदू, जब संविधान किसी धर्म आधारित राज्य की बात नहीं करता तो एक केंद्रीय मंत्री हिंदू यात्रा कैसे निकाल सकता है? कैसे निकालता है? आप मुस्लिम यात्रा निकालने का अनुमति दी? आपने तो ये पूरा विषय ही आप कहाँ लेके जा रहे हैं सर? मैं आपसे ये कह रही हूँ सनातन पर जितेंद्र अवार्ड ने, अच्छा मैं एक बयान सर, मैं एक बयान और सर वो सुनिएगा तो आपको और हैरानी होगी। पृथ्वीराज चव्हाण ये कह रहे हैं एनआईए और सरकार पर मालेगांव धमाका केस कमजोर करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा भगवा आतंकवाद जैसे शब्द के अलावा आपको बात करनी चाहिए हिंदू आतंकी की, आपको सनातनी आतंकवाद की बात करनी चाहिए। आप सुनिए पृथ्वीराज चव्हाण को। भगवा का शॉर्ट फॉर्म मत यूज करिए, आप उसको डायरेक्ट नाम लीजिए ना। हिंदू कहिए, हिंदुत्व कहिए, सनातन कहिए, आपके विचार है तो कहिए, लेकिन भगवा मत करिए। उस शब्द का प्रयोग करना तो सीधा ठेठ के डरते काय को है? आप ये प्रॉक्सी क्यों यूज कर रहे हैं? आप सीधा नाम लीजिए। स्वतंत्र भारत की पहली आतंकी घटना किसने अंजाम दिया था? नथुराम गोडसे ने दिया था, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की हत्या करके। तो ये कहना बकवास है कि कोई एक विशेष धर्म के लोग आतंकी कार्रवाई नहीं करते। कंपेयर क्या कर रहे हैं? ये जितेंद्र अवार्ड क्या चाहते हैं? ये चाहते क्या है कि कांग्रेस खत्म हो जाए, साफ हो जाए? जितेंद्र अवार्ड चाहते हैं कि पूरा महाराष्ट्र, पूरा भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाए। उन्होंने तो कह चुके ना ये बात। जितेंद्र अवार्ड जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करते, मोबरा कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, पूरे मुसलमान वोटर हैं।
ये ऐसे विधायक है जिन्होंने अपने क्षेत्र से मंदिरों को तुड़वाने की पैरवी की थी। ये ऐसे विधायक है जो आप कहते हैं कि भाई मुसलमान सांसदों का कोटा और मंत्रियों का कोटा फिक्स होना चाहिए। जितेंद्र आव्हाड तो उसी तरह की राजनीति करते रहे। जितेंद्र आव्हाड का बैकग्राउंड ये रहा है, शरद पवार के सबसे लाडले नेता रहे, हाउसिंग कमेटी के मंत्री रहे, अभी तो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी इनको बना दिया था शरद पवार ने। पृथ्वीराज चौहान किसके लाडले होना चाह रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान तो गांधी परिवार के बहुत लाडले हैं। मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के अंदर और केंद्र में मंत्री रहे, एमओएस रहे वो मनमोहन सिंह की सरकार में, केंद्रीय मंत्री भी थे। वो तो पीएमओ में रहे मनमोहन सिंह के समय। वो तो 2 कदम आगे बढ़ गए। वो कहते हैं भगवा आतंकवाद तो छोड़िए, आप हिंदू आतंकवाद की कीजिए, आप हिंदुत्व आतंकवाद की बात कीजिए। तो इस तरीके से जो बयान दे रहे हैं वो किसके विषय पर बयान दे रहे हैं? पूरा राजनीतिक का जो जीवन रहा है इसी तरीके से हिंदू बनाम मुस्लिम करते रहो, हिंदुओं को आतंकवादी बताते रहो। दिग्विजय सिंह हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, जितेंद्र आव्हाड हुए, शरद पवार हुए, इन्होंने सारी जिंदगी इसी तरह की राजनीति की है और आज ये उसी राजनीति को अपनी लकीर बड़ी करना चाहते हैं। आप इसमें कुछ ऐड कहते हैं हर्षवर्धन जी? लेकिन आपने समाजवाद में मुझे बात नहीं करने दी, क्योंकि समाजवाद पे हर्षवर्धन जी टारगेट किया था और मैं समाजवादी हूँ। मैं तो गर्व से कहता हूँ मैं समाजवादी हूँ। समाजवाद का मतलब जो विजय जी ने कहा वो समाजवाद सोवियत यूनियन उसकी वो मार्क्स और कम्युनिस्ट वाले समाजवादी बात नहीं हो रही है। लोहिया और नरेंद्र देव ने जिस समाजवाद की बात की है, जिस समाजवाद की जयप्रकाश नारायण ने बात की, जिनकी माला जपते हैं सारे सत्ताधारी लोग, समझे, उन जयप्रकाश नारायण के समाजवाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो समाजवादी होना कोई अपराध नहीं है। और किसने कहा है नहीं, आपने कहा कि आप समाजवादी हैं तो आप कोई विशेष हो गए क्या? विशेष कोई नहीं है। आप कोई हिंदुत्ववादी हो सकता है, कोई साम्यवादी हो सकता है, कोई समाजवादी हो सकता है। यही तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? कैसे समाजवाद उसकी प्रस्तावना में आ सकता है? प्रस्तावना में इसलिए आया नहीं आ सकता ना। कोई श्रेष्ठ विचार थोड़ी ना है समाजवाद। श्रेष्ठ विचार नहीं हो सकता है सर। अगर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो सब एक बराबर है। आपके मन में कोई विचार है वो हमारे विचार से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? या समीर जी कुछ सोचते हैं, विजय जी कुछ सोचते हैं, मीनाक्षी कुछ सोचती है, सबको एक बराबर सोचना है। आप तय करेंगे, नरेंद्र देव या जो भी बड़े लोग हैं, अगर किसी ने कुछ कहा तो उसके बाद सब वही देश चलेगा। ये देश रामकृष्ण शिव का देश है। आचार्य नरेंद्र देव लोहिया बहुत बाद में आए, जयप्रकाश नारायण तो रामकृष्ण शिव। सनातन और हिंदू पर कोई हमला करता है तो आप लोग उसको कह रहे कि नहीं वो तो नेता है, बोल दिया, कोई बात नहीं। उदयनिधि स्टालिन बोल देगा कि सनातन का नाश हो जाए, HIV डेंगू एड्स बना देंगे तो कहेंगे कोई बात नहीं। ये नहीं हो सकता है सर। यही फ्रॉड सेक्युलरिज्म है जिसको मैं बार बार चिन्हित करता हूं और जिसका जवाब नहीं है इस देश के पास। कब तक ये चलेगा? हर दिन आप तमाशा करते हैं। वो बोल रहे हैं, मालेगांव अभी आया, वो कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी बोलिए। देखिए क्यों बोलना है? क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमान आतंकवादी आता है तो कोई तो तरीका निकालो यार, हिंदू को थोड़ा अपराध बोध में ले जाओ, थोड़ी हीन भावना में ले जाओ। मैं समाजवादी नहीं हूं सर। मुझे ये पीड़ा देता है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद नहीं होना चाहिए। ये गलत है। ये आपकी इच्छा हो सकती है। मैं इच्छा लेकिन नहीं, नहीं, मुझे भी उतना ही अधिकार है। आपको अधिकार है, आपकी इच्छा हो सकती है। मैं भी इस देश का उतना ही नागरिक हूं ना। नहीं, खाली आपकी इच्छा थोड़ी चलेगी, नागरिक हैं आप। अपनी बात व्यक्त करिए, आप व्यक्त करिए। मैं तो कह रहा हूं समाजवाद भी रहेगा, जितने तरह के वाद हैं वो सब भारत में रहेंगे। यही महान भूमि है। नहीं, सवाल ये कोई सोवियत संघ, ये कोई चाइना, ये कोई नॉर्थ कोरिया नहीं है। समाजवाद सोवियत संघ की भाषा ही नहीं है। मैं कह तो रहा हूं समाजवाद जिसको आप समतामूलक समाज की बात करते हैं, जिसको आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जिसको वो है समाजवाद। कुटुंबकम आया पहले आचार्य नरेंद्र देव, जेपी और कृपलानी और लोहिया है? पहले ये बताइए कौन पहले वसुधैव कुटुंबकम आया? पहले सनातनी संस्कृति सभ्यता आई? पहले हिंदू आया या पहले ये लोग आए? वसुधैव कुटुंबकम से ही समाजवाद निकला है। के महान लोग थे, लेकिन ये सब अलग अलग समय पर वसुधैव कुटुंबकम से देश हमारा मूल रूप से वो सनातनी हिंदू संस्कृति है। ये वही भूमि है और इस पर आप अपने लिहाज से परिभाषित कर सकते हैं, छूट है। देश हमारा सनातनी हिंदू संस्कृति भी है, देश हमारा बौद्ध संस्कृति भी है, देश हमारा शाखाएं हैं सर, बौद्ध जैन ये सब। देश हमारा बहुलवादी है। देश हमारा जो है वहाँ चार हिंदू है। सर सुनिए ना, हर्षवर्धन जी, हम सारी डिबेट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हिंदू है। आप चाहते हैं कि हिंदू बहुलवादी ना हो? नहीं, आप उसको एक रंग मिलाना चाहते हैं। ये डिबेट हम नहीं कर पा। आप एक रंग मिलाना चाहते हैं। ये विविध रंगों का देश है। विनोद जी, हर्षवर्धन जी, देखिए विषय मैंने यहाँ से उठाया था सर, मैंने विषय यहाँ से उठाया था कि क्यों पृथ्वीराज चौहान, क्यों दिग्विजय सिंह, विनोद जी प्लीज आपको हटाने का अधिकार है सर। आप लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं कि मुझे आपसे इतना रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि अब तो आप शांत हो जाइए। नहीं, आप विचारधारा बिल्कुल आप रखें, लेकिन मैंने तो बात यहाँ से शुरू की थी ना कि किसी एक धर्म को बदनाम करने की क्या आवश्यकता है? आप ये क्यों कह रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान क्योंकि अपना वोट बैंक उन्हें दिखाई देता है, जितेंद्र आव्हाड को अपना वोट बैंक दिखाई देता है। जो ये बात करते हैं वो सब फ्रॉड सेकुलर हैं। वो अपने सेकुलर कहते हैं, देख लीजिए, और कोई ये बात नहीं कहेगा।
कोई भी संवेदनशील व्यक्ति हिंदू को आतंकवादी, सनातन को गलत तरीके से, डेंगू मलेरिया नहीं जोड़ सकता। अच्छा, मैं इसीलिए कह रहा हूं रिएक्शन बीजेपी अच्छा हुआ ये दोनों खबरें एक साथ चल रही है, लोगों को आसानी समझ में आ रही होंगी। एक रिएक्शन जो बीजेपी का आ गया इसके ऊपर, वो आप सुने। जितेंद्र अवाड और पृथ्वीराज चौहान के बयान पर बीजेपी ने रिएक्शन दिया है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी तुष्टीकरण के लिए सनातन को बदनाम करने की साजिश कर रही है। इन्होंने आज फिर से सनातन धर्म को अपशब्द कहे। इन्होंने कहा सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। सनातन धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं था। क्या अर्थ होता है सनातन का? जो सदा सर्वदा था और जो सदा सर्वदा रहेगा, जो चिरंतन है, जो सत्य है, वही सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम, वही सनातन है। आपने सत्य को गाली दी, आपने शिव के विरुद्ध में कहा, आपने हिंदुस्तान की सुंदरता के विरोध में कहा, जिस सुंदरता में सबके लिए सम्मान है। मैं आज जितेंद्र अवाड जी के इस स्टेटमेंट के ऊपर आदरणीय शरद पवार जी और उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले, जो कि सांसद भी है, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह पार्टी की लाइन है या केवल यह जितेंद्र अवाड जी का व्यक्तिगत बयान है? क्या यह उनके पार्टी का बयान है या केवल जितेंद्र अवाड जी का बयान है? ये पूरी की पूरी कांग्रेस की जो इकोसिस्टम है, वो रह रहकर तुष्टीकरण के कारण जिस प्रकार से सनातन धर्म को गाली दे रही है, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश कर रही है, सनातन धर्म के विरोध में कह रही है, हिंदू आतंकवादी कहो, सनातन आतंकवादी कहो, जिस प्रकार के वक्तव्य पृथ्वीराज चौहान दे रहे हैं, ये किसी और देश में, पूरे विश्व में नहीं। ये समीर जी, जो बात बीजेपी ने कही वो तो अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से उन्होंने भली बात कही हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कोई अगर उस धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति उसको ये आहत कर रहा होगा, क्या कांग्रेस पार्टी भूल गई है कि हिंदू भी उनके वोटर हैं, सनातनी भी उनके वोटर हैं? देखिए, अब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी बन गई है। अब राहुल गांधी जो कांग्रेस में चाहते हैं, बेसिकली कांग्रेस के नेता वही बोल रहे हैं। अगर आप पृथ्वीराज चौहान का बयान देखेंगे तो आपको उसी संदर्भ में देखना चाहिए। इसके पहले भी लगातार कांग्रेस के नेता जिस तरीके से बयान देते रहे, शिवराज दिग्विजय सिंह का जो बयान आया, मध्य प्रदेश के एक मंत्री विधायक ने अभी इस तरह का सनातन धर्म को लेकर भी 3 दिन पहले ही बयान दिया था। क्या राहुल गांधी या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने विधायकों से, अपने मंत्रियों से या पूर्व मंत्रियों से या बड़े नेता जो मुख्यमंत्री रहे, उनसे पूछा है कि इस तरह के बयान नहीं देना है आपको, सनातन को लेकर आपको इस तरह का बयान नहीं देना है? खड़गे ने भी सनातन एंटी सनातन बयान दिया है ना। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे अपने विधायकों से इस बात का या सांसदों से या अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बोलते हैं कि सनातन का लेके आप मत बोलिए, हमारे पार्टी के अंदर भी हिंदू मानसिकता के लोग हैं, हमारे पार्टी के अंदर भी हिंदू लोग हैं, सिर्फ हमें मुस्लिम वोट की राजनीति करना है क्या कांग्रेस के अंदर? और राहुल गांधी जिस तरह से कांग्रेस को लेके जा रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को जिस प्रखरता से और बुखरता से राहुल गांधी पूरे देश के अंदर लेकर जा रहे हैं, ये तय है कि आने वाले दिनों में और इसी तरह के बयान कांग्रेस के नेताओं से सुनने को मिलेंगे। और कांग्रेस अब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की पार्टी बनते जा रही है। जिन्ना का जो वर्जन था मुस्लिम लीग, वह कांग्रेस के अंदर चला गया है और अब मुझे लग रहा है मुस्लिम लीग का दूसरा संस्करण कांग्रेस बनने की ओर अग्रसर है। अब बात होगी अखिलेश यादव पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पलटवार की। अखिलेश यादव ने संसद में सवाल उठाया कि पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों का एनकाउंटर पहले क्यों नहीं हुआ। पीएम मोदी ने इसका जवाब दिया। पीएम ने वाराणसी में अपनी सभा के दौरान कहा कि क्या सपा वालों को फोन करके पूछना पड़ेगा कि आतंकवादियों को मारना है या नहीं। अखिलेश यादव पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सख्त लहजे में जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने संसद में ऑपरेशन महादेव पर क्या कहा था, दोनों बयान सुनिए। वोट बैंक और तुष्टीकरण की इस राजनीति में ये समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। ये सपा के नेता संसद में कह रहे थे पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा। अब बताइए, क्या उनको फोन करूं क्या सपा वालों को, मारूं क्या ना मारूं? कोई मुझे बताए भाई, सामान्य बुद्धि से बताए
क्या आतंकवादियों को मारने के लिए भी क्या इंतजार करना चाहिए क्या उन्हें भागने का मौका देना था क्या? ये वही लोग हैं जो यूपी में जब सत्ता में थे तब आतंकवादियों को क्लीन चिट देते थे, बम धमाके करने वाले आतंकियों से मुकदमे वापस लेते थे। अब उन्हें आतंकवादियों के मारे जाने पर परेशानी हो रही है। इन्हें ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर परेशानी हो रही है। मैं इन लोगों को काशी की धरती से कहना चाहता हूं, ये नया भारत है। आतंकवादी मारे जाते हैं, हम सब पक्ष में हैं, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है? मोदी ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? तो एनकाउंटर की टाइमिंग को लेकर भी सवाल थे, ऑपरेशन के नाम को लेकर भी सवाल थे, ये तमाम सवालात थे। विजय जी, मैं इससे थोड़ा सा अब उत्तर प्रदेश की राजनीति के नज़रिए से समझना चाह रही हूँ। अगला टफ चुनाव तो अभी बंगाल के बाद बिहार, बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा, तो इसका इम्प्लीकेशन आगे तक देखा जाएगा जिस तरीके की बयानबाजियां हुई हैं? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है ना, एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव के नज़रिए को ध्यान में रखते हुए, अपने ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, ऑडियंस का मतलब जो उनका वोटर है उसको ध्यान में रखते हुए ये बयान है। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि इस तरह के बयान कितना फ़ायदा पहुंचाते हैं, कितना नुकसान करते हैं। आप सोच रहे हैं कि किसी एक वर्ग के लिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं, उसका कोई लॉजिक मुझे नहीं समझता अखिलेश जी जिस तरह से कर रहे हैं। और कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स देश को भी ठीक से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अपने एजेंडा में कई बार होता है, माहौल को भी, देश को भी समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तरफ आप बात कर रहे थे कि मारे नहीं गए, पकड़े नहीं गए, पहचाने नहीं गए, जब मारे गए तो उस दिन आप ये बात कर रहे हैं कि भाई उस दिन सोमवार था, सावन का सोमवार था, ऑपरेशन क्या था, महादेव था, ऑपरेशन शिव शक्ति, पॉइंट महादेव था, पॉइंट महादेव था। तो वो सब बातें, लेकिन वो है इलेक्टोरली, इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए और अपनी जो पॉलिटिक्स है, इलेक्शन तो अभी आप कहेंगे कि 2027 के लिए अभी थोड़ी सोच रहे हैं, लेकिन वो उनके पॉलिटिकल प्रोसेस का एक हिस्सा है जिसमें वो धीरे धीरे, वुड पैकर्स को आप जानते हैं जी, चोंच से धीरे 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 लगातार एक जगह पे ही वार करती रहती है। तो वो वुड पैकर को आप देखेंगे तो वो सोचेंगे कब होगा, लेकिन वो कर देता है गड्ढा उसमें। तो वुड पैकिंग की पॉलिटिक्स होती है ये कि आप एक बात को बार बार कहते रहें तो आप रजिस्टर हो जाते हैं कि हाँ आप यहाँ खड़े हुए। ये तो खड्डा किसने कर दिया है और किस पर कर दिया है, इस पर विनोद जी आपकी क्या राय है? नहीं, ऑपरेशन तो सुरक्षा बलों ने और सेना ने किया है, उसमें कोई दिन हो उसका क्या मतलब है। और जहाँ तक महादेव, ऑपरेशन महादेव का, वो महादेव चोटी के नाम पर है और उस चोटी का नाम महादेव कोई बीजेपी सरकार ने तो रखा नहीं, कश्मीर में कोई बीजेपी की सरकार रही भी नहीं है, वहाँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी की, कांग्रेस की सरकारें रही हैं। तो और उसका नाम अगर महादेव है तो पुराना नाम है। अच्छा, महादेव अगर किसी ने भी रखा हो तो महादेव से आपत्ति क्या हो सकती है? महादेव तो मतलब भारतीय संस्कृति भगवान शिव का नाम है और चूंकि माना जाता है कि हिमालय पर भगवान शिव का वास है और सारा पूरा हिमालय है कश्मीर से लेकर के और उत्तर पूर्व तक तो वहाँ तो जगह जगह महादेव के नाम पर आपको मंदिर मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे। और इसमें कि साहब उसी दिन क्यों मारे गए उसी, ये तो इस तरह का सवाल नहीं। अखिलेश यादव ये बयान, देखिए विजय जी कह रहे हैं हर नेता वो अपने उनको कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद थोड़ा इन लोगों को देश को समझना चाहिए। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की वो बात कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी है बदल चुकी है भाई। वो कॉन्स्टिट्यूंसी में भी सोच, वो कॉन्स्टिट्यूंसी देखिए जब पहलगाम हुआ तो आतंकवादियों ने कोशिश की इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे कराने की, लेकिन क्या हुए, क्या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया उसके खिलाफ। उसमें वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी थी जिसको एड्रेस करने की कोशिश अखिलेश यादव जी कर रहे थे। तो मुझे लगता है ये इस तरह का सवाल उठाना बेमानी था, कोई मतलब नहीं है उसका। और ऑपरेशन महादेव की सफलता और जो पहलगाम के आतंकवादी मारे गए
तो उस पर पूरे देश को स्वागत करना चाहिए, सुरक्षा बलों को समर्थन करना चाहिए और सबको उस पर खुशी जतानी चाहिए, क्योंकि वो इतने बड़े अपराधी थे हमारे कि उनके प्रति कोई रहमदिली और नरमी दिखाने का कोई मतलब नहीं है किसी के लिए। जी अगली खबर एशिया कप से जुड़ी हुई। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला फाइनल हो गया है और ये मैच 14 सितंबर तारीख भी आ गई है जिस दिन खेला जाना है। इसे लेकर राजनीति चरम पर है। शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मैच को लेकर सरकार और बीसीसीआई पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि सरकार के लिए भारतीयों के खून से ज्यादा अहम पैसा है। उन्होंने बीसीसीआई से उन्हें कोट करते हुए कहा कि टूर्नामेंट के नाम पर ब्लड मनी कमाई जा रही है और मैं प्रियंका चतुर्वेदी के इस बयान से खुद इन पर्सन सहमत हूं। ब्लड मनी कमाई जा रही है। टूर्नामेंट से होने वाली कमाई शापित पैसा होगा। अब ये हर्षवर्धन जी ब्लड मनी ना कहें तो फिर क्या कहें? आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप टॉक नहीं कर सकते, पानी नहीं बह सकता, पानी और खून साथ नहीं बह सकता। ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है और साथ साथ क्रिकेट भी जारी है। नहीं, किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। ये देश के 142 करोड़ भारतीयों का अपमान है। खेल क्यों होता है? खेल उत्साह के लिए होता है, खेल उल्लास के लिए होता है, खेल सीधे सीधे देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ होता है। और अगर हम उसको यूं भी मान लें कि चलिए बाहर कहीं खेल रहे हैं, खेल तो होता है, अंतर्राष्ट्रीय शर्तें हैं, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय शर्तें ऐसे एक टेररिस्ट कंट्री के खिलाड़ियों के साथ की जा सकती हैं? और कोई एक खिलाड़ी, कोई एक व्यक्ति वो हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन इन्हीं खिलाड़ियों में से कई पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी, इन्हीं खिलाड़ियों में से कई वर्तमान खिलाड़ी वो भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के समय में बोलते रहे कि उनका वो अपना देश और वो जिस पाले में खड़े हैं वो दुश्मन पाला है। दुश्मन पाले के साथ अगर ट्रेड और टेरर और टॉक, टेरर और रिवर फ्लो ये नहीं चल सकता है। अगर गोली के बदले गोला जाएगा तो भैया बैट बॉल नहीं चल सकता है। और ये हमको थोड़ा अपमानित कर रहा है, शर्मसार कर रहा है, पीड़ा दे रहा है। ये बात देश की सरकार को समझनी चाहिए। बीसीसीआई क्या करेगा, कितनी उसकी लिमिटेशन है, वो एक अलग बात है। बीसीसीआई में सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, कांग्रेस क्या भाजपा कोई ऐसा दल नहीं है जिसके नेता उसमें ना शामिल हो। लेकिन देश की जब बात आती है तो सरकार से हमें उम्मीद होती है। और ये मैच क्या मतलब पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। कोई मैच नहीं, कोई फिल्म नहीं, कोई गाना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, जब तक ये आतंकवाद पर फुल स्टॉप नहीं। समीर जी, लेकिन फिर भी सियासत के लिए ये बॉल जो है वो बाउंसर की तरह क्यों जा रही है? देखिए, मुझे लगता है अभी भारत और पाकिस्तान का जो मैच है 14 सितंबर को मैच है, उसके लिए अभी समय है। अभी तो आज 3 अगस्त हुई है, अभी लंबा समय इस मैच के लिए। समय कब होगा सर? नहीं तो सरकार लेगी ना, मुझे लग रहा है सरकार फैसला लेगी। अभी ये मान लेना कि 14 सितंबर की डेट फाइनल हो गई है और भारत सरकार इस मैच को 14 सितंबर तक होने देगी। मुझे लगता है जिस तरीके से देश की जनता का जो सेंटिमेंट है इसके खिलाफ है, इस मैच के खिलाफ है। और अभी तो मुझे लग रहा है इस मामले को जैसे दिन पास आते जाएंगे 14 सितंबर का भारत और पाकिस्तान का मैच का, वैसे वैसे भारत के अंदर इस मैच को लेकर और उबाल आएगा और उसका विरोध होगा। हो सकता है सरकार इस पर फैसला ले और मुझे पूरा लगता है कि मैच नहीं होगा। अंतिम समय में सरकार ये निर्णय लेगी। मैं भी चाहूंगी कि जो आपके गट फीलिंग है वही गट फीलिंग सही साबित हो, लेकिन तारीख तो मैच की आ चुकी है ना। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो ये रिलीज है इसमें लिखा क्या है, डेट है, फॉर्मेट है, सब कुछ लिखा है। लिखा हुआ है ब्लॉकबस्टर फिक्सचर। ब्लॉकबस्टर वो इसीलिए भारत पाकिस्तान के बीच ये हालात हैं और उसको पैसे की कमाई का जरिया बनाया जा रहा है। पैसा बरसता है ना इसमें, ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है? तभी तो प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है दिस इज ब्लड मनी। इसको समझिए बात को कि एसीसी का ये जो मैच हो रहा है बहुत साफ बात है। बहुत सारे इसके सपोर्ट में आर्गुमेंट्स दिए गए हैं क्रिकेट की तरफ से कि भाई वो मल्टी कंट्री टूर्नामेंट है, ये सब है। और 2008 से तो हमने बायलैटरल टूर्नामेंट्स खेलना बंद कर दिया पाकिस्तान के साथ। तो एक तो ये बताइए, बायलैटरल हो मल्टीलैटरल हो, आप किसी शादी में इसलिए जाएंगे कि भाई वहाँ पर 50 लोग आए हुए हैं तो आप चले जाएंगे, 2 लोगों में तो हम नहीं बैठेंगे। पहली बात, इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसका ऑर्गेनाइजर कौन है? इसका ऑर्गेनाइजर है बीसीसीआई। सबसे पहली बात समझने की जरूरत है। तो आप ही को तय करना है तो फिर आप कैसे कर रहे हैं?
हर्षवर्धन जी ने जो बात बता दी वो उस पूरे जो 8 देशों का टूर्नामेंट है उसमें 5 देश उसके पार्टनर्स हैं जिनको 15-15% पैसा मिल रहा है। इस जो मैच है भारत और पाकिस्तान के मैच, उसके सबसे ज़्यादा प्राइसेज है वहाँ पर, टेलीकास्ट की, एडवर्टाइजिंग की, ये सब क्रिकेट सारा ब्लॉकबस्टर है, ब्लॉकबस्टर है। तो वो उस वजह से उसको छोड़ना नहीं चाहते। बीसीसीआई ने उसको क्लियर कर दिया है, एसीसी उसमें है, और इससे कोई नुकसान, यदि आप इसको, मैं सारी बातें थोड़ी साफ कर दूं कि क्रिकेट के जितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट हैं उसमें एसीसी शामिल नहीं है। कि मतलब आप यदि ये समझ रहे हो, हाँ उसमें तो आपके कमिटमेंट में कोई नुकसान नहीं होने वाला है कि यदि आपने एसीसी से विड्रॉ कर लिया। और यदि ये कहा जाए कि भाई उसको पॉइंट टेबल में नंबर मिल जाएंगे, उससे भी कोई फर्क भारत को नहीं पड़ रहा रैंकिंग में भी। तो केवल मसला क्या रहा? पैसे का। अब आप उसे ब्लड मनी कहें, फ्लड मनी कहें, जो मनी कहें वो कह ले। और सरकार, और ये तो बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया है भाई, ऑर्गेनाइजर ही बीसीसीआई है, इसको आप मतलब, और ये दोनों ग्रुप ए में है। अब बीसीसीआई का मतलब जो भी है, बीसीसीआई का मतलब ग्रुप ए में इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश ग्रुप ए में है। विजय, बीसीसीआई चेयरमैन कौन है? बीसीसीआई का आजकल कौन चेयरमैन है पता नहीं मुझे, क्योंकि कोई जय शाह तो है नहीं, जय शाह तो अब आईसीसी में चले गए हैं। तो मसला वो नहीं है ना, जय शाह भी हो तो भी कोई भी हो, ये कोई वजह भी नहीं, कोई भी हो, मसला वो है। ये भी एक थोड़ा सा विचित्र है कि अगर अभी अमित शाह के बेटे जय शाह, उनसे कोई लेन देन है, ऐसे तो राजीव शुक्ला सारे के नहीं, तो वो भी वही है। मैं ये कहूं, इसका मतलब ही नहीं है, दूसरा है ना, ये तो देश और जब भारत के प्रधानमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि भाई खून और पानी साथ नहीं बहेगा, ट्रेड और टेरर साथ नहीं चलेगा, टेरर और टॉक्स साथ नहीं चलेगी, और आपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बंद कर दी, आपने कलाकारों का आना जाना बंद कर दिया, आपने इंटेलिजेंस शेयर नहीं बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर जब तक जारी रहेगा, सर मैं इसका समरी कर दूं, ऑपरेशन सिंदूर जब तक जारी रहेगा तब तक क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। ये बड़ी साफ सी बात है, क्योंकि जब तक आतंकवाद चल रहा है, पाकिस्तान आतंकवाद को पोषित कर रहा है, आप कैसे उस मुल्क के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं? और वैसे भी दो देशों के बीच में गर्मजोशी बढ़ाने के लिए, सद्भावना पैदा करने के लिए खेल पैसा भी मैं बताऊं आपको कि कुल मिलाकर बीसीसीआई के लिए इसका बहुत बड़ा पैसा नहीं है। 1870 करोड़ रुपए उसका वेल्थ है बीसीसीआई की, जिसमें आज की तारीख में क्रिकेट खेल नहीं रह गया, फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्रिकेट एक कारोबार हो गया है, वो सिर्फ खेल नहीं है। चाहे विश्व कप हो, चाहे एशियन कप हो, चाहे जितने कप होते हैं, सब कारोबार हो गए हैं। नहीं सर, मैं कहती हूँ अगर कारोबार है भी और कारोबार नहीं भी है, दोनों ही स्थिति में बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं जो कह रहा हूं, कारोबार भी बंद कर, देखिए ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, कारगिल हुआ था, कारगिल तो कोई मामूली बात नहीं थी ना, हमारे 600-800 जवान शहीद हुए उसमें भारतीय सेना के, और खाली कराने में कितना समय लगा। उस कारगिल के बाद भारत सरकार ने क्रिकेट टीम भेजी पाकिस्तान, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और पूरा गुडविल सीरीज खेल के आए। अभी 2000 ये कौन सा वर्ल्ड कप था अहमदाबाद में, खा कर ही तो इंसान ये तय करता है कि आप कोई और जख्म बर्दाश्त नहीं होगा। 2007 में हमने तय कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। और आज जो माहौल है, माहौल का फर्क होता है ना, हर बात का एक फर्क होता है। तो उससे माहौल अच्छा था क्या? नहीं सर, लेकिन विनोद जी आप जहां लेकर जा रहे हैं, मैं फिर आपसे ये कह रही हूँ कि जब चोट लगती है और बार बार चोट लगती है कहीं, तो जाकर उसका डेड एंड आएगा ना, तो डेड एंड ये होना चाहिए। वाजपेयी सरकार ने ये कहा होगा, अभी हमने अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम में 3-4 साल पहले वाजपेयी सरकार ने तो कहा कि बातचीत करते रहेंगे हम। मोदी सरकार तो नहीं करी बातचीत साथ साथ करेंगे, गोली और गोला, मतलब गोली और गोली साथ नहीं चलेगी। तो आपका पूरा का पूरा स्टैंड बदल गया है ना, आज जिस स्टैंड पर आप खड़े हुए हैं, और एक स्टैंड बाद क्रिकेट को चलाना, मुझे तो नहीं लगता बाकी एक स्टैंड अब जो है सर महाराष्ट्र की, सर खबर पे जाने दीजिए सर। क्रिकेट को लेकर के इतना ज्यादा काहे होने दीजिए क्रिकेट। सर ये आपका स्टैंड हो सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल 4:1 है रेशियो। ठीक है, तो वॉइस ऑफ डिसेंट नहीं होना चाहिए। नहीं, आप डिसेंट की वॉइस रखें ना, आपकी वॉइस को कौन दबा सकता है सर। अगली खबर पर लेकिन जाना, ये मेरा अधिकार है। खबर महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएफ की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। राज ठाकरे के हर बयान के बाद महाराष्ट्र के किसी ना किसी शहर में गदर मच रहा है। वो जितना हिंदी भाषियों को टारगेट करते हैं, उतना उनके वर्कर उत्पात मचाते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, राज ठाकरे के उकसावे के बाद एमएनएफ कार्यकर्ताओं ने फिर उत्पात मचाया। रायगढ़ के पनवेल में एमएनएफ के गुंडों ने एक डांस बार में तोड़फोड़ की। बार जो है गैर मराठी का है, इसलिए ये तोड़फोड़ हुई। जाके करिए आप किसी मराठी डांस बार चलाने वाले के ऊपर। ये कैसी नैतिकता है आपकी? मराठी भाषी से ही पूछिए इसके बारे में। हाँ, ये ठीक बात। डांस बार से मनसे के वहाँ का जो अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष है, उसको हफ्ता मिलता था महीने का ₹1,00,000।
वो दिया नहीं 3 महीने से, तो उन्होंने उत्पाद बचा के उसके तोड़फोड़ मचाई। नहीं, लेकिन उन्होंने आड़ तो मराठी भाषा की ली ना, तो आड़ तो लेना पड़ेगा ना, ये तो नहीं कहेगा कि मुझे हफ्ता नहीं मिल रहा सर है। ये आप ही पढ़ दीजिए क्योंकि ये मराठी भाषा में है। बयान भी जो है वो बयान भी मैं आपको सुना देती हूँ, वो तो हट गया जी। पहले बयान आपको सुना देते हैं राज ठाकरे का, और उसके बाद जो लिखा गया है वो भी आपको दिखाएंगे। रायगड जिल्ह्यामध्ये बंद झाले होते ना हो, मग अनधिकृतरित्या एवढे डान्स बार हे सगळे रायगड जिल्ह्यामध्ये, तेही कोणाचे, तेही मराठी लोकांचे, म्हणजे इथून पेढा गेला की डान्स बारच्या नांदीला तिकडून मिळून घ्यायचं. अवा रायगड जिल्हा आहे ना, आमच्या शिवछत्रपतींची राजधानी आहे इथे. कल्याणच्या सुभेदाराची खडा नारळाने मोठी भरवून परत पाठवणी करणारा आमचा राजा, त्याची राजधानी इथे असताना त्या रायगडमध्ये डान्सबार सुरू आहे. तुम्हाला पूर्ण भरकटवून टाकायचं, तुमचं मूळ विषयांकडे लक्षच नाही गेलं पाहिजे. अब देखिए जो राज ठाकरे बात कह रहे हैं समीर जी, डांस बार में तोड़फोड़ इसलिए की गई क्योंकि ये शिवाजी की धरती है, आज थोड़ी ना हुई है, हमेशा से शिवाजी की धरती है, और डांस बार तो कब से चल रहा है। परमिट अभी तो मिला नहीं है डांस बार का, 15 साल से वो वहां चल रहा है, 15 साल से। और रायगढ़ में जब कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए थे उसमें 3 पार्षद तो मनसे के जीत कराए थे, उसमें एक बार तो कॉर्पोरेशन शिवसेना ने मिल चलाई, उद्धव ठाकरे ने, तब उनको वो दिखा नहीं कि बंद करना चाहिए। तो ये पूरा हफ्ता वसूली की कि जहां भी बार चल रहे हैं, जहां भी डांस बार है, जहां भी इस तरह का व्यवसाय है, वहां से महीने का हफ्ता बंदा रहता है। जब हफ्ता मिलना बंद हो जाता है, हफ्ता कम हो जाता है, हफ्ता बढ़ाना होता है, मालिक सहमत नहीं होता है, तो कोई ना कोई आड़ लेकर उसकी तोड़फोड़ करो। अब मराठी का मुद्दा है, अगर आप मराठी नहीं बोल रहे तो हम आपकी तोड़फोड़ करेंगे। ये शुद्ध गुंडागर्दी। और जो कल देवेंद्र फडणवीस का बयान भी आया है कि अगर इस तरीके से रहा तो हम इस मामले में बड़े नेताओं को भी अरेस्ट करेंगे। मुझे लगता है उन्होंने सिरे से संकेत राज ठाकरे को दिया है कि अगर आपके वर्कर इस तरीके से आपके बयान पर तोड़फोड़ करेंगे तो आने वाले दिनों में आपके खिलाफ कार्रवाई की सकती है। अच्छा, ऑटो वाले की क्या गलती, कभी उसे पीट दिया, मिठाई की दुकान वाले की क्या गलती, उसे पीट दिया, जिसका मना रहा है उसको जाके पीट दे रहे हैं मैंने उसके कार्यकर्ता। और सरकार, अच्छा पुलिस क्या कर रही है? नहीं, मुझे लगता है निश्चित रूप से ये गुंडागर्दी और पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए कि जिस तरीके से ऑटो वाले, वड़ा पाव बेचने वाले, पानीपुरी बेचने वाले गरीब व्यक्तियों को आप पकड़ के पीट रहे हो, मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस ने इसे गंभीरता से लिया। और कल देवेंद्र फडणवीस का बयान जो आया है और सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि अब मैं बड़े नेताओं पर कार्रवाई करूंगा। इसका मतलब साफ है कि अगर ऐसी घटनाएं फिर घटी तो मैं उन कार्यकर्ताओं को तो बाद में पकड़ूंगा, पहले जिसके बयान पर और जिसके इशारे पर यह हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यह राज ठाकरे को सीधा सीधा देवेंद्र फडणवीस का संदेश है कि अब आपके कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की तो आपकी गिरफ्तारी महाराष्ट्र में हो सकती है या आपके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले रही है। अगली खबर, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की भोली भक्ति की तस्वीर। 30 साल के बाद कावड़ उठाने वाले मनोज तिवारी ने देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दरबार में जलाभिषेक कर दिया है। मनोज तिवारी के साथ गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी सावन के महीने में बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई और भोलेनाथ के जलाभिषेक किया। मनोज तिवारी ने सुल्तानगंज से गंगा जल भरने के बाद कावड़ यात्रा शुरू की थी। बम भोले का जयकारा लगाते हुए वो 105 किलोमीटर तक नंगे पांव चले थे। कावड़ यात्रा को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं हर्षवर्धन जी, लेकिन कावड़ का हालांकि धार्मिक पहलू से ज्यादा मैं, क्योंकि कहानी कुर्सी की है तो उसका पॉलिटिकल पहलू पर मैं बात करूंगी। एक पहले बयान सुना देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आज यदि दिल्ली में सरकार बनी है तो मनोज तिवारी जी ने बहुत मेहनत की है प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, और इस देश की सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए मनोज जी बचपन से ही लगे हुए। यदि आप देखेंगे तो मनोज जी के भक्ति के गीत, मनोज जी के बाबा धाम पर बनाए गीत, इसमें इनकी आत्मा बसती है। और जो इन्होंने कहा वही वास्तविकता है कि हम लोग पिछले ही जो है आज से 7-8 दिन पहले ही इन्होंने तय किया कि हमको पैदल जाना है और आ रहे थे वो, और हमने फिर इनको रिक्वेस्ट किया कि आप इस तारीख को यदि आप चलेंगे तो हम भी जो है आपके साथ जो है पैदल चलेंगे। तो कावड़ यात्रा क्या हिंदू एकता का एक जरिया है हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। और भारत में
धर्म कैसे बढ़ा, कैसे पनपा, कैसे उसको स्थापित किया गया, उसको समझना चाहिए। हमारे यहाँ सारे उत्सव, त्योहार, पर्व, वो सब एक दूसरे को जोड़ने के लिए थे। सब कमाल की बात यह है कि आज का ये जो जिसको हम कहते हैं ना कि कुछ आइडिया एक आता है कि हिंदू धर्म तो बांटता है, हिंदू में जाति खोजना है। अभी महाकुंभ हुआ था ना, वहां कोई किसी को पहचान सकता था कि किसी के बगल में कौन सी जाति का खड़ा हुआ है? कोई छूत अछूत था क्या? देह से देह लड़ रही है। ये जो कांवड़ यात्राएं निकलती है, इसमें किसी को पता होता है क्या? भगवान का नाम लेते हुए, बोल बम करते हुए चले जाते हैं। एक सवाल पूछा जाता था बार बार, और ये कुछ प्रैक्टिस में आ गया है। आजकल सोशल मीडिया का समय है, तो उसके लिहाज से रणनीति बनती है। कौन सा भाजपा का नेता, सांसद, विधायक उसका बेटा कांवड़ उठाता है? अब इनको पता ही नहीं है कि जितने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हों, दूसरी पार्टियों से जुड़े हों, वो सब कांवड़ उठाते हैं जहां जिस क्षेत्र में वो रहते हैं। लेकिन अब कोई कहे कि दिखाने के लिए, अब मनोज तिवारी लंबे समय के बाद फिर से उन्होंने शुरू किया। पहले वो बहुत करते थे। एक छत्तीसगढ़ की भाजपा की विधायक है, उन्होंने ये कांवड़ उठाया। और कई भाजपा के नेता हैं, जाने के कितने दर्जनों नेताओं को मैं जानता हूं निजी तौर पर, जो जाते हैं। पब्लिक में चर्चा नहीं होती। लेकिन एक तो ये बिहार का चुनाव भी है, दूसरा इस तरह के सवाल सोशल मीडिया पर बार बार पूछे जा रहे हैं, और हिंदू धर्म को इस तरह की चीजें जोड़ती हैं, सारे भेद मिटते हैं। नहीं, जो भी वोट जोड़ती है, वोट जोड़ती है कि नहीं? वोट निश्चित तौर पर जोड़ती है, लेकिन हिंदू सिर्फ इसकी वजह से वोट नहीं करता है। ठीक, ये इसको समझ लीजिए। उसका बड़ा उदाहरण अयोध्या है। हर हिंदू वहां गया, हर हिंदू को राम मंदिर चाहिए, लेकिन अगर कुछ चीजें दूसरी निकली तो उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ा। आज कहानी कुर्सी में इतना ही। हर्षवर्धन जी, विनोद जी, विजय जी, समीर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में।